नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो हिंदी साहित्य है। आपके बीए जो 4th सेम का हिंदी साहित्य है, इसका किस प्रकार का जो पुराने पेपर आए थे और किस प्रकार आगामी प्रश्न आएंगे उसके संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो जो परीक्षा का जो मॉडल आता है, जो पेपर आता है, उसी के अकॉर्डिंग उन प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आए। तो आप एंड तक जुड़े रहे, आपको काफी कुछ समझ में आएगा जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। तो देखिए, आपने सिलेबस तो अपना पढ़ा होगा। अब सिलेबस के अंदर 5 यूनिट है और 5 यूनिट से प्रत्येक यूनिट से 2-2 छोटे प्रश्न आते हैं और 2-2 बड़े, उससे संबंधित अपन बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आता हुआ था अति लघु उत्तरीय प्रश्न और पहला प्रश्न होता है आपका 20 अंक का और पहले के अंदर कुल कितने प्रश्न होते हैं? 10 प्रश्न होते हैं। अब पहला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है और ये कब प्रकाशित हुआ? अब देखिए, त्यागपत्र जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, 1937 में प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र कुमार ने किस प्रकार से अपनी जो बुआ के लिए एक कहा था, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा था, इसको अपन एक बार पूरा विस्तृत डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप सामने ध्यान दीजिए कि त्यागपत्र जो उपन्यास है, इसके जो लेखक है वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। और ये हिंदी साहित्य के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, यानी कि जो जैनेन्द्र कुमार है वो किस प्रकार के उपन्यासकार है? मनोवैज्ञानिक, और इनकी लोगों के मन की बात को समझने वाले। और त्यागपत्र जो उपन्यास है ये 1937 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1937 में। तो त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी है। और ये किस प्रकार के उपन्यासकार है? ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है और इनका जो उपन्यास है ये 1937 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है? त्यागपत्र उपन्यास है उसके मुख्य पात्र कौन है, उसके अंदर अहम भूमिका किसकी है? तो देखिए, त्यागपत्र जो उपन्यास है इसके मुख्य पात्र है वो है मृणाल और प्रमोद। मृणाल और प्रमोद है, जिसके माध्यम से लेखक ने नारी मन की गहराइयों को उजागर किया है। यानी कि किस प्रकार से हमारे जो समाज में महिलाओं की जो स्थिति दयनीय है कि यदि महिला को यहाँ अपने माता पिता के घर में यहाँ पर भी सुनना पड़ता है, उसके बाद ससुराल जाए तो वहां भी सुनना पड़ता है। इसलिए किस प्रकार से हमारी जो समाज में नारियों की जो स्थिति है, उनकी जो दुख है, उसके बारे में इन्होंने उजागर किया, उनको बाहर निकाला है। अब प्रश्न तीसरा है, अपनी खबर के लेखक कौन है और इनकी रचना कब हुई? अब देखिए, अपनी खबर जो है उसके लेखक कौन है? तो अपनी खबर के जो लेखक है वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र का इनका नाम बेचन क्यों पड़ा? क्योंकि ये जाति से तो पंडित थे, परंतु हुआ क्या कि इनके समाज में इस प्रकार की रूढ़िवादियां थी कि जन्म होने पर इनको कहा कि इनको अपन बेच देते। तो इन्होंने कहा कि हमारे समाज, क्योंकि पैसों के लिए वो बेच देते थे, तो इनके समाज में इतनी खराब रूढ़ियां थी, इसलिए इन्होंने अपने नाम के पीछे क्या रख दिया? बेचन रख दिया। और ये हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक लेखक के साथ में पत्रकार भी थे। जो पांडे जी है ये लेखक के साथ में क्या थे? पत्रकार भी थे। परंतु इनकी जिंदगी में जो घटनाएं घटित हुई, उन्होंने प्रारंभिक जो 21 साल, बचपन से जो शुरुआत से लगाकर 21 साल तक जीवन में जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में लिखा है। और जो अपनी खबर है इसकी रचना कब हुई? तो 1900 खबर, इसकी जो अपनी खबर है इसकी रचना है 1960 में। लेखक ने 60 वर्ष की आयु के उपरांत ये आत्मकथा लिखी। लेखक की उम्र जब 60 वर्ष से ढल गई तब इन्होंने आत्मकथा कौन सी लिखी थी? अपनी खबर। और लिखी किसने? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। आत्मकथा में उसने अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों को ही रचना का आधार बनाया। यानी कि उनका जो जन्म हुआ उससे लगाकर 21 साल की एज तक उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में इन्होंने लिखा है। किसमें लिखा है? अपनी खबर में। और 1960 में इसकी रचना हुई थी और 1936 में प्रकाशित क्या हुआ था? वो हुआ था जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा किसे कहते हैं? अब कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी लेखक होता है, उसके द्वारा खुद के जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उसका खुद के द्वारा जो लिखा जाता है या उसकी विवरण किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा लेखक के द्वारा अपने ही जीवन की घटनाओं का स्वयं लिखा गया विवरण होता है। अपने खुद के जो जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उसका अपन खुद लिखते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। जब जैसे मेरे जीवन में कोई घटना घटित हो रही है, उसके बारे में लिख रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगी? आत्मकथा। कथा का मतलब कथा, और आत्म यानी खुद की कथा को अपन क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, पूस की रात कहानी का संदेश क्या है? पूस की रात। पूस की रात प्रेमचंद ने किस प्रकार से, पूस की रात का मुख्य बात यही है कि किस प्रकार से एक किसान होता है, वो पहले खेत को साफ करता है, उसके बाद में किस प्रकार से बुआई करता है, उसके बाद में किस प्रकार से हल चलाता है। उसके बावजूद भी बड़े बड़े जमींदार होते हैं, वो उनका शोषण करते हैं, उनको
जितना धन देना चाहिए इतना देते नहीं है। तो पूस की रात में यही बताया गया है कि हमें उन लोगों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, गरीब को कभी सताना नहीं चाहिए। तो देखिए प्रश्न ये भी आ सकता है कि पूस की रात के लेखक कौन है? पूस की रात के लेखक कौन है? तो लेखक के संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो ये है प्रेमचंद जी। अब सामने ध्यान दीजिए, पूस की रात कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। सहानुभूति का मतलब हमें गरीब लोगों के प्रति, जिनको जरूरत हो चीजों की, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका मजाक बनाए या उसके ऊपर हंसे, अपन को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और साहस रखना चाहिए। इसमें ये बताती है कि हमें जो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं आती है, उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए, साहस और हिम्मत रखनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक समय बाद अपन को सफलता जरूर मिल जाती है। अगला है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है और ये किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी ये एक प्रेम कहानी है। इसमें जो लहना सिंह होता है, वो किस प्रकार से एक प्रेम में पड़ जाता है और उसको फिर एक बात याद रहती है कि उसने कहा था प्रेम के बारे में वो चीजें। तो उसने कहा था ये कहानी का मुख्य नायक कौन है? तो नायक है लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह, जो अपने प्रेम और कर्तव्य के लिए बलिदान देता है। लहना सिंह है वो प्रेम और कर्तव्य के लिए क्या देता है? बलिदान देता है। ये कहानी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था 1914 से लगाकर 18 के बीच, उस समय जो उसने कहा था कहानी ये लिखी गई थी। और इसका जो मुख्य पात्र है या नायक अपन कह सकते हैं वो लहना सिंह है। और लहना सिंह किस प्रकार से प्रेम में अपना बलिदान देता है उसके बारे में बताया गया है, इनकी सच्चे प्रेम की अनुभूति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वापसी कहानी का मूल विषय वस्तु क्या है? वापसी कहानी का जो मुख्य वस्तु है वो क्या है? तो देखिए इस कहानी का जो कथानक है, मुख्य जो नायक है वो कौन है? गजाधर बाबू। गजाधर बाबू एक रेलवे मास्टर की जब नौकरी करते हैं, गजाधर मुख्य, इस कहानी का नाम वापसी, इसमें एक मुख्य व्यक्ति होता है गजाधर बाबू। वो जब अपनी रेलवे की नौकरी करने के बाद 60 वर्ष की उम्र होती है, तो वो वापस नौकरी से लौटते हैं। और लौटने के बाद उनके मन में ख्याल होता है कि जब मैं नौकरी पूरी करूंगा उसके बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा? गाँव चला जाऊंगा और मैं अपने बच्चों के साथ में, बीवी के साथ में अच्छे से रहूंगा और जीवन यापन करूंगा। जब वो 60 वर्ष के बाद वापस गाँव आता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो उसके पैसों से ही मौज करते हैं, परंतु उसके बच्चे है, उसकी पत्नी है, उसको किसी प्रकार कोई मदद नहीं करते, उसकी कोई बात नहीं सुनता, तो जिससे वो परेशान हो जाता है। इसके बारे में बताया गया है। तो वापसी कहानी का कथानक है वो गजाधर बाबू है। रेलवे की नौकरी से रिटायर होकर अपने परिवार में आने आने और फिर एक मिल में नौकरी पर जाने से संबंधित है। यानी कि एक बार वो घर आते और घर आने के बाद कुछ ही समय बाद वो वापस कहाँ जाने के लिए मतलब विचार करते हैं? नौकरी पर जाने से संबंधित है। कहानी का मूल विषय वस्तु सेवानिवृत्ति गजाधर बाबू की पारिवारिक उपेक्षा और अकेलेपन की पीड़ा है। यानी कि उनको परिवार से बहुत सारी उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर उनका परिवार खरा नहीं उतरता है और फिर वो अपना जीवन अकेलेपन में व्याप्त करते हैं। वे घर लौटते हैं लेकिन परिवार में बोझिल महसूस करते हैं। वो घर तो आ जाते हैं परंतु उनको घर के लोग किसी प्रकार की कोई अच्छे से उनसे बात वगैरह नहीं करता है। यदि आपने 12th पढ़ी है तो उसमें एक सिल्वर वेडिंग वाला पार्ट बटा था, उसमें यशोधर बाबू किस प्रकार से, जो उसी में यशोधर बाबू होते हैं, वो अपने बेटी वगैरह को कहते हैं कि इस प्रकार का अपन को पाश्चात्य कल्चर वगैरह नहीं फॉलो करना है, तो भी वो बेटी उनके विरुद्ध में कार्य करती है, वो अलग जो शौचालय करते हैं इस संबंधित। तो वैसा ये पार्ट है। अगला है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम कहानी कब और किसके द्वारा लिखी गई? लाल पान की बेगम जो कहानी है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। लाल पान की बेगम ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार। अब हिंदी में जो आंचलिक कथाकार, आंचलिक का मतलब होता है जो अपने ग्रामीण अंचल से, ग्रामीण यानी गांव से संबंधित जो चीजों के बारे में अपन कुछ भी लिखते हैं उसे अपन आंचलिक कथाकार या उपन्यासकार कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 12वीं कक्षा में ढोलक वाला पाठ, तो उसमें भी फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रकार से कहते हैं, चिक जा दक जा, यानी कि वो ढोलक, एक बार ढोलक बजना बंद हो जाता है, लोग वो जो उसके पहलवान के बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। इसी प्रकार से तो लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ ने लिखी है और ये आंचलिक कथाकार है। और इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1957 हुआ था। और 37 में किसका हुआ था? तो 37 में त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार का हुआ था। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति निबंध के लेखक कौन है? तो लोभ और प्रीति जो लेखक जो निबंध है इसके लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ये लोभ और प्रीति निबंध के क्या है लेखक थे। अगला है कि निबंध किसे कहते हैं? निबंध किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है कि निबंध से क्या तात्पर्य अर्थात आप निबंध से क्या समझते हैं? तो निबंध है वो हिंदी गद्य की एक विद्या है। निबंध है वो हिंदी गद्य की क्या है विद्या है। इसमें जो भी व्यक्ति के विचार होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए निबंध क्या होता है? निबंध गद्य लेखन की क्या होती है विधा होती है जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचारों को, कोई विषय होगा उस पर लेखक अपने विचारों को क्या करेगा क्रमबद्ध सुगठित रूप से प्रस्तुत करता है। यानी कि मन के जो भी विचार होते उनको व्यवस्थित तरीके से लिखा है। ये आपके कुल 10 प्रश्न थे और एक प्रश्न 2 अंक का 20 अंक के आपके प्रश्न थे। अब ये प्रश्न अपने इसमें से लगभग चांस है आपके 7-8 क्वेश्चन आने की, थोड़ा अप डाउन हो सकता है। अब इन चीजों को आगे और क्वेश्चन है, आप इसको यदि अच्छे से पढ़ना भी चाहते हो, आपको लगता है कि अपने हमें पास समय कम है और सारा पूरा कंटेंट पढ़ना है या हिंदी के सारे पाठों की समरी हम वगैरह पढ़नी है, तो हमारा एक डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक है, ऐप आया, ऐप का नाम है एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज। एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज, इसमें आपको 50 रुपए में, कितनी रेट में? 50 रुपए में। 50 रुपए में आपको क्या मिल जाएगी? सीरीज मिल जाएगी, सीरीज की पीडीएफ जो मार्केट में 1 वीक सीरीज मिलती है, उसके साथ में पुराने साल के पेपर, गेस्ट पेपर, सब कुछ एक सीरीज के 50 नहीं, सारी सीरीज 50 रुपए में मिलेगी, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। अगला नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आता है वो आता है व्याख्या से संबंधित। आपके कुल 8 व्याख्या आती है। कितनी व्याख्या? 8 व्याख्या। और आपको कुल 8 में से कितनी करनी है? 4, और एक व्याख्या 6 नंबर की। ये आपके कितने अंक हो जाते हैं? 24 अंक। कितने अंक? 24। तो सामने ध्यान दीजिए, इसमें आपके गद्यांश की जो पहली व्याख्या है वो कौन से पाठ से संबंधित है? त्याग पत्र से। गद्यांश, संदर्भ और प्रसंग। तो देखिए, अच्छा सच बताती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, रखेगा? ये कहकर उन्होंने ऐसा देखा कि मैं झेंप गया, तब उन्होंने मुझे खींचकर अपनी गोद में ले लिया। फिर एकाएक मुझे अपने से चिपटा कर बोली, एक बात बता, तुझे बैंत खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा बैंत? बुआ जब अजीब तरीके से बातें कर रही थी। क्या कहती है बुआ? वो मारते हैं। हाँ मारते हैं, बैंत से मारते। अब देखिए, ये जो अपन ने पढ़ा, ये जो 4 पंक्तियां ये ली गई है अपने कौन से पाठ से? त्याग पत्र से, जो जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। अब अपन इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश जैनेन्द्र कुमार के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास त्याग पत्र से लिया गया। अब अपन ने पढ़ा था कि जैनेन्द्र कुमार है वो कैसे उपन्यासकार, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि लोगों के जो मन की जो बातें होती है उनको हर लेते, उनको समझ लेते। और इन्होंने क्या किया? प्रसंग, प्रस्तुत प्रकरण में उपन्यास का कथानक प्रमोद। अब इसके अंदर मुख्य व्यक्ति कौन है? प्रमोद। एक कौन है? प्रमोद। और प्रमोद के साथ में उसकी बुआ मृणाल। कौन है? मृणाल। एक है प्रमोद, एक है उसकी बुआ मृणाल, के बीच आत्मीय बातचीत होती है। अब एक लड़का है जिसका नाम है प्रमोद और उसकी बुआ है जिसका नाम क्या है? मृणाल। प्रमोद होता है वो एक जज के पद पर होता है। प्रमोद होता है वो कौन से पद पर होता है? जज के पद पर होता है। अब होता ये है कि मृणाल जब अपने प्रमोद की माँ के पास रहती थी, यानी कि मृणाल की भाभी, मृणाल की भाभी होती थी वो, और प्रमोद की क्या होती थी? माँ। जब वो अपने प्रमोद के घर रहती थी तब भी उसको बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ती थी? सुननी पड़ती थी। उसको मतलब अच्छा फील नहीं करवाते थे कि भाई तेरे को ससुराल जाना है ऐसे वैसे। और वो कहती है कि मुझे तेरी मम्मी भी मारती थी, वो मेरी भाभी है वो मुझे मारती थी और बहुत सुनाती थी। तो मैंने देखा कि मैं ससुराल में आऊंगी तब मैं बहुत सारी चीजें अच्छे से सुन पाऊंगी। उसके बाद वो कहती मैंने समाज के पक्ष में अपना मत रखते हुए मैंने समाज का चयन किया और मैंने क्या किया? शादी की। जब मृणाल ने शादी की, शादी करने के बाद में मृणाल का जो पति था वो भी इसको क्या करता था? मारता था। मृणाल का जो पति था वो भी इसको क्या करता था? मारता था। जब पति ने मारना शुरू किया तब मृणाल बहुत ज्यादा क्या हो गई? दुखी हो गई। मृणाल क्या हो गई? दुखी। जब प्रमोद जज होते हुए भी वो कहता है कि मेरे पास में ये समस्या थी कि मैंने क्या, एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। जब अपन समाज में रहते थे, एक सामाजिक व्यक्ति है, तो अपने सामने एक मुख्य समस्या ये है कि अपन किसी की बात को समझ नहीं पाते और अपन को समाज की बातें माननी पड़ती। तो प्रमोद ने कहा कि बुआ मैं इसमें कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। पर बुआ क्या कहती है? बुआ कहती है मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, क्या तू रखेगा? पर प्रमोद है वो समाज के डर के कारण नहीं रखता है और उसकी बुआ की क्या स्थिति थी उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तेरे जो
जो मेरे पति है वो मुझे किससे मारते हैं, भैंस से मारते हैं। तो प्रस्तुत प्रकरण में उपन्यास का कथानक प्रमोद और उसकी बुआ मृणाल के बीच आत्मीय बातचीत होती है। प्रमोद मृणाल के जीवन को पीड़ा के बारे में जानना चाहता है और मृणाल उसे अपनी भावनाओं से अवगत कराती है। इस प्रक्रिया में वो अपने पति द्वारा की गई शारीरिक प्रताड़ना जानकारी भी प्रमोद को देती है। अब जो मृणाल उसकी जो बुआ है वो अपने जो भतीजी को प्रमोद को किस प्रकार से अपने जो पति के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा जो उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया उसके बारे में बताती है। व्याख्या। मृणाल प्रमोद से कहती है कि वो उसे सच ही बता रही है। अब मृणाल है वो अपने भतीजे से कह रही है कि मैं जो तेरे को बता रही हूँ वो सारी बातें क्या है, सच है, जो उसने अभी तक किसी को नहीं कहा। यानी कि आज तक मृणाल कह रही है कि मैंने ये बातें किसी को नहीं कही, सिर्फ मैं किसको कह रही हूँ, तेरे को कह रही हूँ, और जो आज तक मैं बता रही हूँ क्या है, सही है। वह सहज तरीके से अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि वो प्रमोद के साथ रहना चाहती है। वो कहती है कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, प्रमोद के साथ। अब प्रश्न आ सकता है कि तो मृणाल वो किसके साथ रहना चाहती थी, तो प्रमोद के साथ रहना चाहती थी। आपने जैसे मैं इस प्रकार से सारे पाठों की एक बार नॉर्मल व्याख्या समझाऊंगा तो आपको अच्छे से पाठ सारे कवर हो जाएंगे। यद्यपि वो जानती है कि ऐसा संभव नहीं है। अब उसको पता है मृणाल को कि भाई मैं अपने किस प्रकार से अपने भाई के घर रहूंगी या किस प्रकार भतीजे के साथ रहूंगी, तो भी वो अपने मन की भावनाएं सारी बताती है। प्रमोद के प्रति स्नेह उत्पन्न होने पर वो उसे गोद ले लेती है और पूछती है कि क्या उसे मैथ खाना अच्छा लगता है। वो उसको अपने भतीजे को गोद लेती है, उसके बाद अपने मतलब गोद में बिठाती है और कहती है कि तेरे को क्या मैथ खाना पसंद है, यानी कि मुझे जो प्रताड़ित किया जाता है, मारते करते, क्या वो तुझे पसंद है या नहीं है। मृणाल अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए इस वक्तव्य को तर्क के रूप में प्रयुक्त करती है। वो प्रमोद को बताती है कि प्रमोद की माँ ने भी उसे बचपन में भैंस से पीटा था। वो कहती है कि तेरी माँ यानी कि मेरी जो भाभी है उसने भी मुझे भैंस से पीटा था और अब मुझे ससुराल में भी पीटा जा रहा है, और अब विवाह के पश्चात ससुराल में उसका पति भी उसे भैंस से पीटता है। किससे पीटता है, भैंस से पीटता है। इस तरह पर वो प्रमोद को अपनी माँ तथा पति के द्वारा दी गई पीड़ा को अवगत कराती है। अब प्रमोद को कहती है कि किस प्रकार से मेरे साथ में जो अन्याय हुआ, मुझे पीटा जाता है, उसके बारे में बताती है। विशेष। इस गद्यांश में अपनी अनकही पीड़ा को अभिव्यक्त करने और प्रमोद के साथ अपने आत्मीय संबंधों की अनुभूत कराती है। अब उनके दोनों के अनकही पीड़ा यानी कि आज तक किसी को नहीं की उस पीड़ा को वो क्या करती है, व्यक्त करती है और प्रमोद के साथ अपनी आत्मीय संबंधों को अनुभूत कराती है। यानी कि तू मेरा भतीजा है इसलिए मैं तेरे को ये सारी चीजें कह रही हूँ, उसके बारे में वो बताती है। अगला, इसमें मृणाल का संवेदनशील व्यक्तित्व प्रकट होता है। यानी कि उसकी किस प्रकार जो पीड़ा है वो इसमें व्यक्त होती है कि मृणाल के साथ हमेशा दुख रहा है। जहां वो पीड़ा को पीड़ा के रूप में पहचानती है, इस अभिव्यक्ति में कहीं भी अत्यधिक भाव भावावेग नहीं है, केवल तथ्यात्मक स्थिति का तटस्थ निरीक्षण किया गया है। तो इसमें किस प्रकार से बुआ और भतीजे के बीच में जो बातें होती है, किस प्रकार से उनका जो दुख है उसके बारे में बात होती है, कही गई है। नेक्स्ट, अब एक व्याख्या वो थी, अब दूसरी व्याख्या ये। दो में से आपको कोई एक व्याख्या करनी है और एक व्याख्या आपके 6 अंक की आती है। कितने अंक की आती है, 6 अंक की आती है। अब देखिए, दूसरा है स्त्री का अस्तित्व और स्वतंत्र आत्मा। इससे संबंधित, स्त्री क्या केवल स्त्री है कि पुरुष उसे सुख मिले, क्या स्त्री का कोई स्वतंत्र अस्तित्व या आत्मा नहीं है। तो अब ये भी उसी से समय, क्या स्त्री केवल स्त्री है, इनकी हमारे समाज में यही स्त्री का काम सिर्फ घर का काम करना, खेती बाड़ी करना, क्या स्त्री सिर्फ स्त्री है, स्त्री का कोई स्वयं का कोई अस्तित्व है या नहीं है, इसके बारे में मृणाल अपने दुखों को व्यक्त करते हुए कहती है। संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास त्यागपत्र की नायिका मृणाल के आंतरिक द्वंद से ली गई है। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां है वो अपने मनोवैज्ञानिक जो उपन्यासकार है वो जैनेन्द्र कुमार जी, जिनकी ये रचना 1937 में प्रस्तुत हुई थी, प्रकाशित हुई थी, वहां से ली गई है। और किस प्रकार से मृणाल के मन में जो द्वंद है, किस प्रकार से दुख है, उसके बारे में बताया गया है। मृणाल स्वतंत्र विचारों वाली नारी है। मृणाल के जो मन में विचार है वो स्वतंत्र है, वो खुला रहना चाहती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो पक्षी होता है वो भी पिंजरे में
नहीं रहना चाहता है। तो इस प्रकार से वो कैसा रहना चाहती है? स्वतंत्र रहना चाहती है। समाज के दबाव में उसकी शादी एक ऐसे पुरुष से कर दी जाती है जो उसका शोषण करता है। जब वो स्वाभिमान के लिए पतिव्रता धर्म के पाखंड को तोड़ती है, तब समाज उसे चरित्रहीन मानकर त्याग देता है। प्रस्तुत पंक्तियां उसी दंश का चित्रण है। अब किस प्रकार से वो कहते हैं कि वो उसको अपने पति की बातें नहीं मानती है, उसके बाद में उसको समाज किस प्रकार से निकालता करता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर त्याग पत्र से संबंधित दोनों ही बातें सही है। एक उसका जो भतीजा होता है वो जज के पद पर होता है, तो वो अपनी नौकरी से त्याग पत्र देता है कि भाई मैं मेरी बुआ की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरा बुआ खुद अपने जो हस्बैंड को छोड़ देती है, तो उससे संबंधित त्याग पत्र दोनों से संबंधित है। व्याख्या, मृणाल समाज से ये सवाल करती है कि क्या ईश्वर ने नारी को केवल इसलिए बनाया है कि वो पुरुष की इच्छाओं की पूर्ति का साधन बने? सामान्य हमारे समाज में जो इच्छा है पुरुष चाहता है, तो स्त्री से वही पूरी करवाई जाती है। स्त्री का हमेशा शोषण किया जाता है। तो मृणाल वो समाज से प्रश्न करती है, क्या मैं सिर्फ आप सभी की जो पुरुषों की इच्छाएं होती है, क्या वो पूरी करने के लिए बनी हूँ? वो इस थोपी गई स्त्री धर्म को मानने से इनकार करती है। वो कहती है कि मेरे ऊपर जो काम थोपे गए, बातें थोपी गई है, मैं ये कदापि मानने को तैयार नहीं हूँ। उसके अनुसार स्त्री का शरीर ही उसकी पहचान नहीं है, उसकी भी अपनी एक आत्मा है। सामान्य भाई शादियां वगैरह क्यों करते हैं? एक वंश बढ़ाने के लिए, एक आप समझ सकते हो जिस्म का जो खेल है वही है। तो ये कहती है कि मैं इन चीजों में नहीं हूँ। स्त्री का शरीर एक सिर्फ जो शरीर ही सब कुछ नहीं है, उसकी एक आत्मा है, उसकी अपनी भावनाएं है, उसे एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में जीने का पूरा अधिकार है। यानी कि स्त्री को अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीने का पूर्ण अधिकार है। ये बात कौन कहती है? मीना कहती है। अगला, अब व्याख्या का दूसरा प्रश्न। वो आपके सामने दो प्रश्न थे, दो में से कोई कितना करना था? एक। और एक कितने नंबर का था? 6 नंबर का। अब अगला प्रश्न है, मेरे बड़े भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब जब जवान थे, तभी सनातन धर्म के भाग्य में, परिवार पद्धति के भाग्य में सर्वनाश की भूमिका लिखी हुई थी। अतएव जाने अनजाने युग के साथ भाई साहब को इस सर्वनाश नाटक में अपने हाथों पांवों में कुल्हाड़ी मारने का उन्नत पार्ट अदा करना पड़ा। हम नजदीकी थे, अतः भाई साहब का काम हमें अधिक दुखदायी एवं बुरा लगा। मेरे घर में जो हो रहा था वो अकेले मेरे ही घर का नहीं, कमोवेश समाज के हर घर का नाटक था। अब दूसरा जो आपका पार्ट है वो है अपनी खबर। अपनी खबर, ये जो पांडे जी ने लिखा है, पांडे जी ने इसमें जो किस प्रकार से अपने समाज की स्थिति है बताइए। ये लिखा है पांडे जी ने। किसने लिखा है? अब आपको एक बार समझा देते हैं। एक बार पांडे जी ने लिखा है अपनी खबर। क्या लिखा है? अपनी खबर। अपनी खबर में क्या होता है? पांडे जी जब पैदा हुए थे तो इनके समाज में एक अहमियत थी, वो थी पैसे की। किसकी थी? पैसे की। इससे जो बच्चे वगैरह होते थे उनको क्या कर देते थे? बेच देते थे। इसलिए पांडे जी ने अपना नाम क्या रख दिया? बेचन। जब बच्चा पैदा हुआ, अपने भी यहाँ होता है, राजस्थान में बहुत सारी कम्युनिटी है या लड़कियां हैं, पैसे लेके लड़कियों की शादी करते हैं, लड़कों की शादी करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे बेचने का मतलब इन्होंने मुझे थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे बेच रहे थे, तो इसलिए मेरा नाम बेचन रखा। अब समाज रूढ़ी ये थी कि हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत ज्यादा थी। हमारे समाज में क्या थे? अंधविश्वास। और अंधविश्वासों के खिलाफ इन्होंने लिखा। और जीवन के मात्र 21 वर्ष, जीवन के 21 वर्षों तक, जब ये पैदा हुए वहां से लगा 21 साल के हुए, तब तक जो इनके जीवन में घटनाएं घटी थी उसके ऊपर आधारित क्या लिखा है? अपनी खबर। जब ये बात करते अपने घर की, किसकी बात करते हैं? घर की। तो घर में इनके इनके भाई साहब वगैरह थे, वो शराब पीते थे। इसके साथ में वो क्या करते थे? झगड़ा करते थे। क्या करते थे? झगड़ा। इनके भाई साहब शराब पीते थे और शराब के साथ में क्या करते थे? झगड़ा करते थे। इसके साथ में वो जुआ खेलते थे। क्या करते थे? जुआ खेलते थे। इसके साथ में क्या खेलते थे? जुआ। अब वो कहते हैं कि झगड़ा करते थे, जुआ वगैरह खेलते थे, जिससे क्या हुआ कि पूरे घर में जो पैसे वगैरह थे वो कम पड़ गए। इसके अलावा हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। तो इस प्रकार से वो कह रहे कि मेरे भाई साहब थे, भाई साहब ने मेरे घर का पूरा पूरा क्या कर दिया था? सर्वनाश कर दिया था। अब ये कहानी सिर्फ मेरे घर की नहीं है, ये मेरा घर सर्वनाश नहीं हुआ था, ये हमारे जो समाज था उस समाज के सारे घरों का ये एक ही हाल था। किसने लिखा है? ये लिखा है पांडे जी ने। क्या लिखा है?
कि समाज के अंदर किस प्रकार से अंधविश्वास थे, किस प्रकार से लोग शराब झगड़ा करते थे, उसके बारे में किस प्रकार से ये गेम वगैरह खेलते थे। तो अपन इसको एक बार देखते हैं। बैठ कीजिएगा। ये गद्यांश पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रसिद्ध आत्मकथा अपनी खबर से लिया गया है। इस साइड में इसमें लेखक ने अपने बचपन और किशोरावस्था के दिनों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उनके बड़े भाई का व्यवहार परिवार के विनाश का कारण बना। अब प्रश्न है कि पांडे जी के परिवार के विनाश का कारण, प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि पांडे जी के परिवार का परिवार के विनाश का कारण कौन था। पांडे जी के परिवार के विनाश का कारण कौन था? तो उनका जो बड़ा भाई था वो उनके घर में विनाश का कारण था। भाई का आचरण न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उस समय के समाज के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति प्रतीत होता था। यानी कि उनके भाई का जो व्यवहार इस प्रकार से खराब था, गलत हरकतें करना, गंदी आदतें अपनाना, इस प्रकार से जिससे पूरा समाज प्रभावित होता है। जैसे अपन देखते हैं कोई सोशल मीडिया पे गलत वीडियो वायरल होता है तो सबसे पहले तो उसके घर वालों को टारगेट किया जाता है। जैसे घर वाले टारगेट हुए उसके बाद जाति को किया जाता है नॉर्मली, यानी कि उपजाति को उपजाति को उपजाति के बाद पूरी जाति को, पूरी समाज को टारगेट किया जाता है। अगला, अब वो आपको यदि नहीं करना हो तो उसके बाद में तो, और जो ये था इसका व्याख्या है पांडे जी वाले की, सॉरी, लेखक ने स्पष्ट किया है कि उसके बड़े भाई साहब जवान होते ही अनेक बुरी आदतों के शिकार हो गए। तो पांडे जी वो अपना बता रहे कि मेरा भाई जैसे ही बड़े हो गए, मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने कौन सी आदतें, बुरी आदतें क्या कर दी थी, बुरी आदतों के शिकार हो गए थे, अपना ली थी। उनके क्रियाकलापों में उनके परिवार तथा सनातन धर्म के सर्वनाश की भूमिका तैयार कर दी थी। यानी कि मेरे बड़े भाई साहब ने इस प्रकार के लक्षण, यानी कि लक्षण करने शुरू किए थे जिससे हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, वो क्या हो जाए, सर्वनाश हो सकता था। वे ब्राह्मणत्व के सारे मर्यादित क्रियाकलाप त्याग कर आचरणहीन हो गए और उस युग के चलन के अनुसार सर्वनाश के नाटक में सहायक बने। यानी कि आज से अपन मानते हैं कि आज के समय में नहीं होता है, पर आज से पहले की अपन बात करें तो हमारे लोग बहुत ज्यादा धर्म को, इस बहुत हद पार धर्म को मानते थे। वो कहते थे कि भाई हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है वगैरह। तो वो कहते हैं कि हम थे तो जाति से क्या थे, ब्राह्मण थे, परंतु मेरे जो बड़े भाई साहब थे उनके अंदर ब्राह्मण का एक भी गुण नहीं था। इस तरह उन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया। यानी कि जब व्यक्ति समाज से कट जाएगा, गलत कार्य करेगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब ने खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है। उनके इस कुकृत्य का सर्वाधिक दुष्प्रभाव लेखक के परिवार पर ही पड़ा। यानी कि मेरे भाई ने जो गलत हरकतें की, इससे मेरे जो समाज को, समाज से पहले मेरे घर पर काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सबसे निकटतम लोग इसके परिवार के सदस्य ही थे। अंत में लेखक कहता है कि ये विनाशकारी स्थिति केवल उनके परिवार की ही नहीं थी, कमोबेश तत्कालीन समाज के घर घर में बर्बादी का ये नाटक रचा जा रहा था। यानी कि हमारे घर की अपन कहानी की बात नहीं करें, वो कह रहे मेरे घर के साथ में और भी हमारे समाज के बहुत सारे घर थे, हर दूसरे घर की लगभग यही कहानी थी। प्राचीन समय में अपन मानते थे कि लोग थे वो एक निश्चित जाति के लोग देवता को मांस वगैरह चढ़ाते थे या खाते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अपन किसी भी जाति का व्यक्ति है, जो पहले ज्यादा खाते थे वो आजकल नहीं खाते, और पहले जो खाती नहीं थी वो बहुत ज्यादा खाते। इस प्रकार से अपन को इन गलत चीजों से, गलत हरकतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मांस है ये अपने लिए 4 दिन की चांदनी, फिर वो अंधी रात अभी खाते। इसमें मिलता क्या है तो जीव हत्या। इसलिए अपन को इन चीजों को दूर रहना चाहिए। अगला, अब वो आपको आप नहीं कर पाओ तो आप उसकी जगह ये कर सकते हो।
आप यदि वो नहीं कर पाओ तो उसकी जगह आप ये कर सकते। दूसरा अथवा में उसके ये उसकी अथवा का धर्म विश्वास का विश्वास पर पनपता है। धर्म है वो किस पर पनपता है? विश्वास पर पनपता है। जिस जनरेशन में मेरे बड़े भाई साहब पैदा हुए थे उनका विश्वास धर्म से उठ रहा था। अब देखिए भाई साहब जैसे लोग हैं तो उन लोगों का जो धर्म से विश्वास है वो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। मूल्य के हर एक घर में एक नए नए ऐसा जवान पैदा हो चुका था। तब तक समाज का स्वास्थ्य सुस्त दुरुस्त थे। हम जब तक ऐसा करते रहे तब तक समाज स्वास्थ्य सुस्त दुरुस्त था। वो कहते हैं कि जब मेरा भाई साहब जो पैदा हुए थे उस समय जो हमारा समाज है वो विश्वास धर्म से उठ रहा था, क्योंकि धर्म में बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां थी जिसके कारण लोगों का धर्म से विश्वास उठ रहा था। तो और फिर उसके बाद में क्या कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में, तो संदर्भ और प्रसंग यही है, आप देख सकते हो सेम का सेम उस वाला। थोड़ा टाइम भले ही लग रहा है बट आपके जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पर ये वीडियो देखोगे उसके बाद में कुछ आपके मन में ऑटोमेटिकली ख्याल आएंगे, आप उत्तर लिखने की क्षमता बढ़ सकती है। संदर्भ ये गद्यांश पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर से लिया गया है। प्रसंग इसमें लेखक उस समय के समाज में धर्म के प्रति घटते विश्वास और उस श्रृंखलन आचरण का वर्णन करती है, यानी कि किस प्रकार से समाज के लोगों में जो धर्म के प्रति विश्वास है वो घट रहा था और लोग किस प्रकार से गलत जो चीजों पर जा रहे थे उसके बारे में बताया गया है। वे बताते हैं कि उनके बड़े भाई की पीढ़ी के लोग धर्म के प्रति उदासीन थे और पुरानी परंपराओं का पालन नहीं करते थे। हमारे समाज में जिस प्रकार से जैसे मारवाड़ी में झुंझार, तो जिस प्रकार से अपने घर वाले पूजते फिर अपने आने वाली पीढ़ियां कहती मरे आगा, अब इस प्रकार से वो उनका नहीं करते पूजा वगैरह। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि प्राचीन समय में जो धर्म की स्थिति थी उसमें अभी बदलाव आ रहा है। लेखक का मानना है कि ऐसे लोगों को समाज से अलग कर देना चाहिए ताकि समाज का नैतिक स्वास्थ्य बना रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में द्वंद्व करते हैं, धर्म के प्रति बिल्कुल भी भावना नहीं रखते, इसलिए वो कहते हैं कि इस प्रकार के लोग मेरे भाई के जैसे लोग हैं उनको समाज से दूर रखे तो हमारा समाज एक बेहतर समाज बन सकता है। नेक्स्ट, अब इसकी व्याख्या। लेखक के अनुसार ब्राह्मणवाद के ठेकेदारों ने जहां अनेक धार्मिक आडंबर खड़े किए वहीं स्वयं धर्म के विपरीत आचरण में कोई हिचक महसूस नहीं की। लेखक के अनुसार ब्राह्मणवाद के ठेकेदारों ने जहां अनेक धार्मिक आडंबर खड़े किए, यानी बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद में बहुत सारे धर्म के ठेकेदार बन गए, उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों को मूर्ख बनाया, वहीं स्वयं धर्म के विपरीत आचरण में कोई हिचक महसूस नहीं की। जैसे कि मैं खुद आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, जब मैं स्वयं पढ़ाई ही नहीं करूँ तो ये जो है ये एक पखंडवाद के तहत आता है। इस दौर में नव युवकों ने पुरानी मर्यादाओं को तोड़ने के नाम पर उस श्रृंखलाता का आचरण आरंभ कर दिया। लेखक के भाई साहब भी शराब और जुए की लत में डूबकर मनमानी करने लगे, किंतु परिवार ने मोहवश इसे बर्दाश्त करता रहा। लेखक शास्त्रों का हवाला देकर कहते हैं कि कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति को सड़ी अंगुली की तरह काटकर समाज रूपी शरीर में अलग कर देना चाहिए। अब वो कहते हैं कि जैसे ही मेरे भाई साहब भी धर्म के खिलाफ थे, वो नशा करते थे, शराब पीते थे, जुए खेलते थे, परंतु मेरे जो घर वालों ने उस चीज को क्या कर दिया, मोह बस बर्दाश्त करते गए और मेरे परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया। मैं अपने में मरे आगो जेड़ू ये जेड़ू चलो, तो वो कहते हैं मेरे परिवार वालों से छोड़ दिया। परंतु वो कहते हैं कि मैंने जो शास्त्र पढ़े थे तो हमारे यदि कुल में इस प्रकार से कोई लोग करे तो उसको मतलब अंगुली सड़ी हुई होती उसको काटते कैसे, इस प्रकार से उसको समाज से अलग कर देना चाहिए। जब तक समाज में ऐसा करता रहा उसका स्वास्थ्य ठीक रहा, लेकिन जब ऐसे विष बीजों को मजबूरी वश सहन किया गया तो इसका दूरगामी परिणाम लेखक के परिवार के टूटने और उनके स्वयं के जीवन में अंत व्यस्त होने के
रूप में सामने आया। वो कहते हैं कि जब जैसे कि अंगुली अपनी सड़ गई है, खराब हो गई, उसको अपन काट देते तो फिर बाकी वाली अंगुली खराब नहीं होगी। इसी प्रकार यदि मेरा भाई खराब है तो उसको अपन समाज से दूर करेंगे तो परिवार खराब नहीं होगा, पर अंगुली सड़ी हुई है तो भी अपन उसको बाकी अंगुलियों के साथ रखेंगे तो अपनी बाकी वाली अंगुलियां खराब हो जाएगी, अर्थात मेरा परिवार है वो भी क्या हो गया, खराब हो गया। जब यदि मैं मेरे भाई को पहले ही दूर करता परिवार से तो मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ये अपने बात कहते लेखक। आगे विशेष क्या है, लेखक ने धर्म के प्रति घटते विश्वास, सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन और पारिवारिक विघटन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यानी कि बेचन जी ने किस प्रकार से जो धर्म के प्रति लोगों का विश्वास घट रहा है, अब लोग धर्म को नहीं मानते हैं, अखोड़ा अब आप देख सकते हो जैसे अपना सनातन धर्म है उसके अंदर अपन मान सकते हैं कि हमारे खुद के जो अपने सनातन धर्म में एक बात है कि मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए। जो अपन के धर्म के ठेकेदार है वो खुद इस प्रकार की हरकतें करते, या फिर सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन। एक समय था जब एक गड्ढा कर निकाला, यानी कि हमारा एक स्थिति ये थी कि हमारा पूरा समाज था वो एक लड़की को है जो पूरे परिवार की जो एक गांव की लड़की तरह होती है उसके सामने तक नहीं देखता था। और आज का समय ऐसा ही है, ऐसा कल्चर है जिसके कारण बहुत सारी चीजें गलत चीजें हो रही है, आप समझ सकते हो। अपन खुद यदि इस प्रकार से कर रहे तो अपने खुद को समझना चाहिए। आजकल बच्चों का भागना वगैरह क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने अपन ने मर्यादाओं को क्या कर दिया है, तोड़ दिया। एक आप जो चीजें समझ सकते हो, आजकल प्रचलन में आ गया है इस प्रकार से पाश्चात्य कल्चर, जो टाइट ड्रेस वगैरह पहना, तो उससे फिर लोगों के मन में नेगेटिविटी फैलती है, पारिवारिक विघटन, और इस प्रकार की चीजों से परिवार जो विघटित हो जाता है, टूट जाता है। अब इसकी भाषा है वो सरल है, सहज है और विचारोत्तेजनक है। ये प्राचीन भारत, प्राचीन मर्यादित व्यवस्था और आधुनिक उच्छृंखलता के द्वंद्व को स्पष्ट करती है। अब ये किस प्रकार से इसकी जो भाषा है वो बिल्कुल भी सरल और सहज है, और किस प्रकार से समाज की जो मर्यादाएं टूट रही है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अब व्याख्या तीसरी। अब ये भी आपके अथवा में आएगी, दो में से आपको कोई एक करनी है। जैसा कि आपको पता है अपन ने एक पाठ के बारे में थोड़ा कुछ सुना था, जिस पाठ का नाम था वापसी, उसके बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ। हाँ, पाठ का नाम है, ये जो पाठ है इसका नाम, पाठ का नाम है वापसी। पाठ का नाम क्या है, वापसी। इस पाठ के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गजाधर बाबू। कौन होता है, गजाधर बाबू। गजाधर बाबू, ये गजाधर बाबू क्या होते हैं, ये होते हैं रेलवे मास्टर। क्या होते हैं, रेलवे मास्टर। ये रेलवे की क्या करते हैं, नौकरी। नौकरी, रेलवे क्या करते हैं, नौकरी। नौकरी करने के बाद ये कहाँ आती है, नौकरी करने के बाद आते हैं घर। इनके मन में एक क्या होता है, इनका एक सपना होता है। सपना क्या होता है, समय बिताना। क्या करना, समय बिताना, समय बिताना। अब देखिए अपन ने देखा वापसी पार्ट है जिसमें गजाधर बाबू होता है, रेलवे में होते हैं, नौकरी करते हैं, इनका सपना होता है कि घर आना और समय बिताना। किसके साथ में, परिवार के साथ में। किसके साथ में, परिवार के साथ में। परंतु इसका हो जाता है उल्टा। क्या हो जाता है, उल्टा। ये घर तो आते हैं परंतु घर वाले होते हैं वो इनके साथ में अजनबी व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं, अजनबी व्यवहार। यानी कि इनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, बातें नहीं सुनता, इनकी कोई बातें सुनता नहीं। अब जब इनकी ये नौकरी करके घर आते हैं, इनकी जब कोई बातों को नहीं सुनता है तो इनको बहुत ज्यादा मतलब खराब फील होता है, और उसके बाद इनकी किस प्रकार से जो स्थितियां बनती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, गजाधर बाबू ने हाथ की दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वो पत्नी बच्चों के लिए केवल धनार्जन के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उतनी ही प्रतिष्ठा है, उसके सामने ये दो वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों की छुट्टी पड़ जाती है। उसकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उसकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। यानी कि वो कहती है कि जो उन्होंने पत्नी की दृष्टि से देखा तो उनके जो बच्चों के लिए, जो गजाधर बाबू थे उनके बच्चों के लिए ये पिता एक क्या हो गए, धन के एक साधन हो गए। धन की क्या हो गए, साधन हो गए। पत्नी जो पति के लिए मांग और सिंदूर, जो प्रतिष्ठा है, जो मांग और सिंदूर
सज के रखती है कि मेरा हस्बैंड की उम्र ज्यादा हो, पर तो वही पत्नी जो एक समय जो पति से इतना प्रेम करती थी, आज जो उम्र के साथ उसका जो चारपाई है, उसकी जो क्या है चारपाई, उस चारपाई को भी वो क्या करते हैं, बाकी लोगों से एक बैठक से क्या करते थी, दूर उस चारपाई को लगा देती है, तो उनको एक खुशी की जगह एक उदासीनता मिलती है। तो इसके अंदर अपन प्रसंग और व्याख्या पढ़ते हैं। संदर्भ संदर्भ उपयुक्त गद्यांश उषा प्रियवंदा द्वारा लिखित अत्यंत मार्मिक कहानी वापसी से लिया गया है। अब प्रश्न आ सकता है कि वापसी कहानी के लेखक कौन है? वापसी कहानी के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए वापसी कहानी के जो लेखक है वो कौन है? उषा प्रियवंदा। अब इसमें किस प्रकार से कहा गया है कि प्रसंग, इसमें लेखिका ने सेवानिवृत्ति के पश्चात गजाधर बाबू के मन की गहरी वेदना का वर्णन किया है। यानी गजाधर बाबू के मन की किस प्रकार से वेदना है, किस प्रकार से दुख है, किस प्रकार से चिंता का विषय है, उसके बारे में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। जब ये रेलवे की नौकरी 35 वर्ष की नौकरी के बाद घर लौटे तो पाते हैं कि परिवार में उनके लिए कोई आत्मीय स्थान नहीं बचा है। अब उन्होंने प्रश्न आ जाए कि गजाधर बाबू ने कितने वर्ष नौकरी की थी? प्रश्न आ जाए कितने वर्ष की नौकरी की? तो उन्होंने कितने वर्ष की नौकरी की थी? तो 35 वर्ष की नौकरी की थी। उसके बाद जब आते तो परिवार में उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा और उनकी पत्नी के पास भी उनके लिए समय नहीं, और गजाधर बाबू की जो पत्नी थी वो अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देती थी। नेक्स्ट व्याख्या। गजाधर बाबू को महसूस होता है कि उम्र भर अकेले रहकर अपने परिवार के लिए कमाने के बाद भी आज अपने ही घर में वे एक अनचाहे मेहमान की तरह है। अनचाहे यानी कि वो कहते हैं कि उम्र भर मैंने जिस औलाद के लिए कमाया, आज मैं उनके लिए भी एक अजनबी बन गया हूँ, और अनचाहे मैं उनको नहीं चाहिए पर मुझे अब घर में तो रखना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, इसलिए मैं अनचाहे मेहमान की तरह रह चुका हूँ। पत्नी केवल 2 व्यक्त का भोजन परोसकर अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाती है। यानी वो कहती है ना, उस पहले लिखा हुआ था कि पत्नी मांग और सिंदूर सजाती है, तो क्या उसका काम इतना ही कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे? वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी देती है, बस उस 2 वक्त की रोटी तो कुत्ते को भी मिलती है, तो वो कहती है 2 वक्त की रोटी देने के बाद फ्री कर देते, क्योंकि अब उसकी संपूर्ण दुनिया रसोई बहुओं की निगरानी और गृह गृहस्थी के डिब्बों तक ही सीमित हो चुकी है। अब वो कहती है कि जो गजाधर बाबू की जो पत्नी है, उसको अब उसने क्या कर दिया है कि गजाधर बाबू को समय देने के बजाय उसने पूरी जो दुनिया है रसोई और वो समय देती है, बहुओं की निगरानी करती है और घर गृहस्थी में रहती है, और घर के जो डिब्बे वगैरह होते हैं साफ सफाई उसमें करने में रहती है, वो अपने पति को समय नहीं देती है। पत्नी के जीवन के केंद्र में अब गजाधर बाबू नहीं रहे, यानी कि एक प्रेम होता है, वो कहते हैं ना कि साथ रहना है, साथ मरना है। तो एक समय बाद वो जो गजेंद्र बाबू को इतना समय देती थी, आज समय नहीं देती है, तब गजेंद्र बाबू को बहुत ज्यादा क्या लगता है, अजीब लगता है। इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार से दुखी होकर गजेंद्र बाबू निर्णय ले लेते हैं कि अब वे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बच्चों को भी नहीं टोकेंगे। एक समय था जब गजेंद्र बाबू कोई बात होती थी तो बच्चों को टोकते थे, कुछ कहते थे, पर वो कहते हैं कि अब हम बच्चों को नहीं टोकेंगे और अब बच्चों को कुछ भी नहीं कहेंगे। वे अपने ही घर में एक बेजान चारपाई की तरह असंगत और अनुपयुक्त महसूस करने लगते हैं, जिससे उनके घर सुख की सारी कल्पना टूटकर गहरी उदासीनता में बदल जाती है। अब वो कहते हैं कि मेरी जो चारपाई है पहले परिवार के साथ में बिछाई जाती थी, अब वो भी एक साइड सबसे अलग रखी जाती है। तो अब वो कहते हैं कि मुझे इस परिवार में कोई ज्यादा आनंद नहीं है। एक परिवार के साथ में जो उम्मीदें लेके आए थे वो उदासीनता में बदल जाती है, उदासीनता में वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये बताया गया है, क्योंकि एक समय जो हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसके बाद में जब वो प्रेम नहीं हो, उसके बाद में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव हो जाए, हस्बैंड एक कमाने का साधन बन जाए, तो जो मामला है वो ज्यादा क्या हो जाता है, चिंता का विषय हो जाता है। तो वो कहते हैं ना कि कोई गजल सुना कर क्या करना, यू बात बता कर क्या करना।
कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बताकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना, तुम खफा भी अच्छे लगते हो, तुम खफा भी अच्छे लगते हो, फिर तुमको मनाकर क्या करना, कोई चाह निभाए चाह से, कोई रस्म निभाकर क्या करना, तेरे दर पे आके बैठे अब घर भी जाकर क्या करना। जब यदि प्रेम इंसान का सच्चा हो तो उसको इन सब जो प्रकार की ईर्ष्या वगैरह नहीं होती है, परंतु जब इंसान का प्रेम ही सच्चा नहीं हो तो इंसान को बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, विशेष। अब देखिए विशेष क्या है, गदाधर बाबू के बारे में विशेष। गदाधर बाबू के घर के सुख जो कल्पना थी वो पूरी तरह से बिखर जाती है। वे स्वयं को सेवा काल की तुलना में परिवार के बीच आकर पहले भी अधिक अकेला, पराया और उपेक्षित अनुभव करते हैं। अब जब उनकी जो कल्पना थी, कल्पना से वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पहले उन्होंने देखा था कि भाई मैं वहां पर अकेला था, पराया था, परंतु आज परिवार के साथ में आया हूं, मैं परिवार के साथ में रहूंगा, अकेला नहीं रहूंगा, जीवन जीऊंगा, परंतु वो इनकी जो उम्मीद है वो कभी पूरी नहीं होती है। ये मध्य वर्गीय परिवार में वृद्धों की उपेक्षा का सजीव दस्तावेज है। यानी कि उसका प्रियबंधा जी ने किस प्रकार से लिखा है कि किस प्रकार से हमारे समाज में जो आम इंसान की, जो मध्य वर्गीय परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट, अगला है 3 का। अब आपको वो आए तो ठीक, नहीं तो उसके बाद आप ये कर सकते हो। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी और हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और यौम में आजाद की तैयारियां चल रही थी। वातावरण में इस जुटपुट की आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही अनिश्चित डोल रहा था। अब ये जो आपको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, इस पार्ट का नाम है अमृतसर आ गया है। पार्ट का नाम है अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया। और ये लिखा किसने, तो ये लिखा है भीष्म साहिनी जी ने। किसने, भीष्म साहनी जी ने। किसने लिखा है, भीष्म साहनी जी ने। ये कब लिखा है, तो ये पाठ लिखा है भारत पाकिस्तान विभाजन के समय। कब लिखा गया है, भारत पाक विभाजन। और ये जो दृश्य है, दृश्य आपके लाहौर का है। दृश्य कहाँ का है, लाहौर का। दृश्य कहाँ का है, लाहौर का। और दृश्य, एक दृश्य आपके रेल के डिब्बे का है। कहाँ का है, रेल के डिब्बे। रेल के डिब्बे में किस प्रकार से लिखा है, तो रेल के डिब्बे का एक दृश्य बताया जिसमें कुछ लोग है वो आ रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे, आ रहे हैं, और कुछ लोग जा रहे हैं। आ कौन रहे, जो लोग पाकिस्तान से हिंदू है तो लगभग हिंदुस्तान में आए, और यहाँ से जो मुस्लिम थे लगभग वो वहां गए। तो कुछ लोग आ रहे थे और कुछ लोग जा रहे थे, और उसके बारे में बताया कब, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ। तो इस पाठ को देने का सार क्या है, तो जब ये विभाजन हुआ इस समय लोगों के मन में एक चिंता थी। जब ये आ रहे थे तो खुद को असहज महसूस कर रहे थे। कैसा महसूस कर रहे थे, असहज। जब वो आ रहे थे तो लोगों खुद को कैसा महसूस कर रहे थे, असहज। क्योंकि उस समय डिब्बे थे, डिब्बों में बहुत सारे क्या हो रहे थे, जो बम वगैरह है वो धमाके हो रहे थे। डिब्बों में बहुत सारे क्या हो रहे थे, धमाके हो रहे थे, जिससे लोगों को किसकी चिंता थी, जान की चिंता थी। कुछ लोगों ने क्या किया, ट्रेन से हमारी बहन बेटियों को उठा लिया। ट्रेन के जो डिब्बे थे इससे अपनी बहन बेटियों को उठा लिया। क्या कर लिया, कुछ लोगों ने ट्रेन से, कुछ लोगों ने ट्रेन से क्या कर दिया, बहन बेटियों से, बहन बेटियों, बहन बेटियों को क्या कर लिया, उठा लिया। अब एक बार वापस समझिए पाठ। पाठ का नाम है अमृतसर आ गया, और लिखा किसने है, भीष्म शाहिनी जी ने। प्रश्न आ जाए कि अमृतसर आ गया पाठ के लेखक कौन है, तो भीष्म शाहिनी। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ये पाठ लिखा। इसमें एक ऐसे समझो कि एक एरिया है वो लाहौर का है, और एक जो डिब्बा है ट्रेन का, उसके अंदर एक ट्रेन आ रही है जो भारत से पाकिस्तान की तरफ, दूसरी पाकिस्तान से भारत की ओर जा रही है। इसमें जब माल ट्रांसफर हो रहा था, लोग एक दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, उस समय किस प्रकार से जो भारत के लोग है वो पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लोग भारत पे किस प्रकार से बमबारी कर रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, जो लोग एक दूसरे की बहन बेटियों को जबरदस्ती उठाकर लेके जा रहे थे। और इसके बाद में एक समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम बढ़िया चल रहा था, भारत पाकिस्तान एक ही था, भारत। एक समय बाद जब दोनों अलग हुए तो दोनों के बीच में
एक नफरत का भाव आ गया। कैसा भाव आ गया? नफरत का भाव आ गया उसको लेकर। अब जब वो कहते हैं कि एक जगह ट्रेन रुकी तो एक जो सिख लड़की थी उसको, एक सिख व्यक्ति था, वो वहां कोई लड़की खड़ी थी, उसको बुलाया गया, बेटा इधर आ। तो पहले वो बेटी उसके पास में आती थी, पर अब जब विभाजन हो गया तब वो आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? तो उसके मन में, आज बच्चों के मन में भी एक चिंता और ईर्ष्या का भाव है कि कहीं वो हमें मार न दे। तो किस प्रकार से देश विभाजन से किस प्रकार से आम जन के जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए व्याख्या। विभाजन के ऐतिहासिक क्षण में एक और पाकिस्तान बनने का उन्मादी जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजादी का उल्लास। यानी कि भारत और पाकिस्तान जब दोनों राष्ट्र अलग अलग बन रहे थे तो लोगों के मन में एक नया जोश तो था। इसी पृष्ठभूमि की जगह सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि आजादी मिलते ही ये मारकाट अपने आप शांत हो जाएगी। लोगों के मन में ये विचार था कि अब जब आजादी मिल गई है तो आजादी मिलने के बाद में हमें किसी प्रकार की कोई मार वगैरह नहीं मिलेगी, लड़ाई झगड़े वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगे। परंतु इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। इसी संक्रमण काल के झूठ-फूटे से आजादी की खुशी तो थी, पर भविष्य को लेकर गहरा भय और अनिश्चित डोल भी था। अब भविष्य में किस प्रकार की घटनाएं वगैरह थी होगी, इसको लेकर भी लोगों के मन में डर था। देश विभाजन के समय वातावरण का यथार्थ चित्रण किया गया है। दंगों के खौफ और मानवीय संवेदनाओं को हास को दर्शाया गया है। यानी कि मानव की किस प्रकार की संवेदनाएं थी, किस प्रकार से दुख था, उसके बारे में विचार व्यक्त किए गए। अगला चौथी व्याख्या। 3 व्याख्या हो गई, उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। सुखी वो है जिसका मन वश में, दुखी वो है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वो दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने ही छिपने के लिए मिथ्या आडंबर करता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। अब देखिए दुख और सुख है वो मन के विकल्प है। दुख और सुख है वो मन के क्या है, विकल्प है। ये जो कुटिल पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया, उससे लिया गया है। तो सुखी व्यक्ति वो ये जो मन वश में, अपना मन वश में है तो अपन क्या है, सुखी है। जैसे आपने जैनेन्द्र कुमार का एक पाठ पढ़ा होगा जिसका नाम था बाजार दर्शन। बाजार दर्शन में यही था कि जब भगत जी जाते थे बाजार तो उनके पास में जैसे कि 4 रुपए की उनको चूर्ण बेचनी है तो वो इतनी बेचते थे, बाकी उसके पास थी तो लोगों को फ्री में बांट के आते थे। जिसका मन वश में है वो व्यक्ति क्या है, खुश है, और नहीं है तो फिर वो दुखी रहेगा। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना। अब देखो अपन खुश नहीं है या फिर दूसरे लोगों, जैसे कि मैं किसी के परवेश में दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं उसकी चाटुकारिता करूंगा, उसकी गुलामी करूंगा, तो इससे बढ़िया की जिंदगी जीना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में बताया गया है। तो अपन इसको एक 1 बाय 1 व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ललित निबंध कुटिल से उद्धृत है। इन प्रश्न आता है कि कुटिल के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और ये किस प्रकार का, तो ये ललित निबंध है। प्रसंग। भारतीय दार्शनिकों के मतों, महाभारत और गीता आदि के कथनों की चर्चा करने के बाद लेखक निबंध के अंत में अपने संपूर्ण चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जो प्राचीन धर्म ग्रंथों, दर्शन और अध्यात्म विद्या का सार है। यानी कि गीता है, महाभारत है, रामायण, इन सारे ग्रंथों को जब महान लोगों ने लिखा तो उसके बाद उनका जो सार है वो यहाँ पर बताया गया है। तो महान लोगों ने भी यही कहा था कि अपन को किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, और ईर्ष्या रखते हैं तो उसके बारे में ईर्ष्या के बाद वाला जो पार्ट है इसमें कुटिल में लिखा गया है। अब देखिए सुख और दुख की अपनी निजी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिमोट शुरू किया, रिमोट से सुख आ गया, रिमोट से दुख आ गया, ऐसा नहीं है। ये पूर्ण तो मन की अवस्था पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, मन की अवस्था, यानी कि अवस्था कैसी। अब कोई व्यक्ति होता है तो हर समय खुश रहता है, उसको किसी प्रकार कोई चिंता नहीं। तो कोई व्यक्ति होता है, किसी को ईर्ष्या होती है तो हर समय दुखी रहता है। तो ये एक मन की क्या है, ये मन की अवस्था है। यदि आपका मन आपके वश में नहीं है तो संचल और अस्थिर है, तो आप बाह्य परिस्थितियों से शीघ्र प्रभावित होकर सुखी या दुखी होते रहेंगे। अब देखिए जिसका मन वश में,
वो हर कुछ कार्य कर सकता है। जैसे कि सामने मिठाई पड़ी है और मेरा और वो मुझे दे नहीं रहे, पर मेरा मन यदि वश में नहीं है तो मेरी खाने की इच्छा होगी, मुझे जलन होगी, मैं उनसे नफरत करूंगा। यदि मेरा मन वश में है कि कोई बात नहीं छोड़ो, तो फिर मेरी उनसे उनके प्रति प्रेम रहेगा, मेरा जी नहीं ललचाएगा, वो मुझे सामने से दे देंगे। तो यदि जिसका जो मन है वो खुद के वश में नहीं है, खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो वो लोगों को देखकर खुश भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है। इसके विपरीत जो संयमी है और जिसका मन पर पूर्ण अधिकार है, वो आपदा या शारीरिक मानसिक कष्ट के क्षणों को में भी विचलित नहीं होता। जिसका मन खुद के वश में है, वो कैसी भी परिस्थिति आए पर उन सारों के साथ में वो एक मैनेजमेंट कर लेगा और वो हर समय खुश रहेगा। जिसका मन अपने वश में नहीं होता है, उनकी इंद्रियां भोगों के लिए भटकती है। वो अपनी तुच्छ भौतिक कामनाओं, धन और विलासा को पूर्ण करने के लिए वो दूसरों की चौखट पर माथा टेकता है। जिसका मन खुद के वश में नहीं होता है, इसमें ऊपर बताया था ना कि वो पर वश यानी कि दूसरों के वश में हो, तो वो दूसरों के आगे माथा टेकता है, किसी की गुलामी करता है। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के आगे जो कवि होते थे वो उनकी तारीफ करते थे, जिससे उसको कुछ ना कुछ मिले। खुशामद करता है, चापलूसी और हाँ हजूरी करता है, यानी कि लोगों की चापलूसी करता है। मैं आया मैं गया, किसी के पास उसके वखाण करूंगा, दूसरे की उसका जो शत्रु है जैसे कि दो व्यक्ति है, एक ए एक बी। अब ए और बी की बिल्कुल भी बनती नहीं है, तो मुझे अब लगा कि ए अमीर है, तो मैं ए के पास गया, बी की जो कमियां इसके बारे में बताऊंगा, ए कुछ नहीं है, ऐसा है ऐसा, तो मैं उनकी चापलूसी करूंगा, जिससे लोग मुझे कुछ न कुछ कह देंगे, धन देंगे, जिससे उसका आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। अब जब अपन चुगली करते हैं तो चुगली करने के बाद में अपना आत्मसम्मान है वो नष्ट हो जाता है। क्या पता आने वाले समय में ए और बी एक साथ मिल जाएंगे, तो वो कहेंगे कि बी तेरे को पता है ए ने मुझे ऐसा कहा था, तो व्यक्ति का आत्मसम्मान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए अपन को कभी चापलूसी है या हजूरी नहीं करनी चाहिए। वह अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर, प्रपंच, धोखा और षड्यंत्र रचता है। कोई व्यक्ति होता है जो लालची व्यक्ति होता है, वो खुद की जो कमियां छिपाने के लिए आडंबर रचता है या प्रपंच करता है या धोखा या षड्यंत्र रचता है, और अंततः स्वयं के जाल में फंसकर जीवन भर यंत्रणा भोगता रहता है, और अंत में जो नुकसान होता है वो स्वयं का ही होता है। अतः सच्चे सुख का एकमात्र उपाय मन को वश में रखना। बस एक ही बात है टोटल कि जब आपका मन वश में है तो आप दुनिया की हर एक चीज को जीत सकते हो। इसका विशेष विशेष गीता में मन की संचलता पर विजय पाने और इंद्रिय दमन की आवश्यकता पर जो बल दिया गया है, लेखक ने उसका अत्यंत व्यवहारिक रूप से यहाँ प्रस्तुत किया है। यानी कि गीता में मन की संचलता पर विजय पाना है, यानी कि अपना जो मन है उस पर किस प्रकार से अपन काबू पा सकते हैं, किस प्रकार से अपना मन है, इंद्रिया है जो ललचाती है, उसके बाद में अपन उन इंद्रियों को मार के अपने जो चीजें है उस पर काबू पा सकते हैं, उसके बारे में जो गीता में जो बताया है उसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। निबंधकार ने कुटज के वितरागी और स्वावलंबी रूप के माध्यम से मनुष्य की स्थिति प्रज्ञ बनने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। अब देखिए मुख्य कुटल्स ये लिखा है द्विवेदी जी ने, ये कहता है कि जो किस प्रकार से वृक्ष वगैरह होते वो बिना कोई चिंता के किस प्रकार से लहराए रहते उसके बारे में बताया। तो वैसे व्यक्ति को भी किसी प्रकार कोई चापलूसी वगैरह नहीं करनी चाहिए। अब उसका अथवा ये भी कुटल्स का ही है। शिवालिक की सुख नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए वृक्ष द्वंद्वित है, अलमस्त है। इन्हीं में से एक छोटा सा बहुत ही ठींगना पेड़ है, पत्ते छोड़े भी है, उजाड़ के साथ ही तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, नाम भूल रहा हूँ। अब देखिए संदर्भ और प्रसंग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुटिल से लेखक शिवालिक की सूखी पहाड़ियों पर खड़े मस्ती में झूमते वृक्षों का परिचय देते। वो कहते हैं कि वृक्षों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई ईर्ष्या या जलन नहीं है, अपन को किसी प्रकार अपन को भी जलन नहीं रखनी चाहिए, और जिसको जलन है तो हमेशा ठिंगना रह जाएगा। इससे संबंधित बताया गया है। शिवालिक की शुष्क चट्टानों पर खड़े संसार के झगड़ों से मुक्त वीतरागियों की भांति मुस्कुरा रही है। लेखक को लगता है कि इनसे उसका जन्म जन्मांतर का संबंध है। इन्हीं के बीच एक छोटा ठिंगना और छोटे पत्तों वाला पेड़
फूलों से इस कदर लदा है मानो मुस्कुराकर पूछ रहा हो कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। लेखक कहता है कि मैं तुम्हें भली भांति पहचानता हूँ, हे शुष्क उजाड़ के अदम्य साथी, पर तुम्हारा नाम विस्तृत हो रहा है, यही कुटिल है। और वो कहते हैं कि एक जंगल है, उसमें बहुत सारे वृक्ष है, वो किसी भी प्रकार से किसी के प्रति कोई मतलब ईर्ष्या नहीं रखते। बाकी सारे वृक्ष है वो बड़े है, और एक वृक्ष है वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है। और वो कहते हैं वो बहुत सारे पत्तों से लदा हुआ है। जब मैं वहां गया तो कुटिल ने मुझे पूछा कि आप मेरा नाम नहीं पहचानते हो, तो मैं पहचानता हूँ, आपका नाम क्या है, कुटिल। इसका मतलब है एक कुटिल यानी कि एक परिवार के साथ में रहती है, यानी इतने सारे पेड़ उसके साथ ईर्ष्या नहीं करते। और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है, कभी चापलूसी करने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। कुटज के जन्म स्थान शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों का सजीव चित्रण किया गया है। कुटज की विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाभिमान, अदम्य जिजीविषा और अलमस्त भाव से जीने को एक सच्चे उजाड़ के साथी के रूप में चित्रित किया है, जो सांसारिक द्वंद्वों से सवरता परे। अब देखो कुटज सबसे छोटा है, उसके पत्ते एक समय बहुत ज्यादा लग जाते, एक समय बाद झड़ जाते, तो भी वो स्वाभिमानी है। वो क्या है, स्वाभिमानी, दूसरे पेड़ों की तरह नहीं करता है। अदम्य जिजीविषा, और उसके अंदर जीने की क्या है, इच्छा है। और अलमस्त भाव है, एकदम स्वतंत्र है, किसी प्रकार कोई चिंता नहीं रखता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की जलन नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अपन को अपने कार्य में क्या रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। किसकी तरह, कुटज की तरह। किसकी तरह, कुटज की तरह। अब कुटज की तरह क्यों, कुटज कैसा है, कुटज बहुत ज्यादा क्या है, छोटा। कुटज बहुत ज्यादा क्या है, छोटा। इसके साथ में कुटज की क्या होता है, ये लो, ठीक है। अब कुटज पाठ अपन यहाँ समझते हैं। पाठ का नाम है कुटज, लिखा किसने है, द्विवेदी जी ने। अब वो कहते हैं कि कुटज है वो एक क्या है, वृक्ष है। कुटज क्या है, वृक्ष है। अब कुटज कैसा है, बहुत ज्यादा छोटा है। पत्तियां है वो क्या हो गई है, झड़ गई है। और कभी कभार वो पत्तों से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लद जाता है। इसके तीन लक्षण है। एक वो वृक्ष है वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है। कभी कभी उसकी पत्तियां वो झड़ जाती है, और कभी कभी उसके पत्तियां बहुत ज्यादा लद जाती है। तो भी वो किसी प्रकार की कोई किसी भी वृक्ष से क्या नहीं रखता है, जलन नहीं रखता है, अर्थात वो सभी के प्रति सम्मान का भाव रखता है। और न वो चापलूसी करता है कि भाई मैं छोटा हूं, मेरी तो क्वालिटी है, मेरे नए पत्ते आए या पुराने पत्ते चले गए, ऐसा। दूसरा दूसरा इंसान इंसान क्या करता है, इंसान करता है चापलूसी। दूसरा वो करता है एक दूसरे से जलन। और इस प्रकार का भाव कभी लाना नहीं चाहिए। अपन को भी कुटज की तरह रहना चाहिए और स्वतंत्र रहना चाहिए। अगला, अब देखिए आपके जो 10 प्रश्न थे छोटे, 2 अंक का था, तो आपके 20 अंक, और आपकी 4 व्याख्या थी, एक व्याख्या 6 नंबर की थी, तो 24, ये आपके कुल अंक हो गए। 44 अंक का अपन ने पाठ्यक्रम है उसके बारे में जो डिस्कस किया था। अब जो आपका जो प्रश्न है, ये 36 अंक के आपको 3 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं, 36 अंक के ये हो जाएंगे। तो अपन उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्याग पत्र। त्याग पत्र जो कि जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है, और किस प्रकार से इसमें नारी जीवन के बारे में चित्रण किया है उसके बारे में बताना है। प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार ने वास्तव में नारी जीवन की समस्याओं को उजागर किया है, त्याग पत्र उपन्यास के आधार पर बताइए। तो प्रमोद होता है, प्रमोद की भूआ जो मृणाल होती है, अपन ने पढ़ा था किस प्रकार से उसकी शादी के बाद में उसको समाज की रूढ़ियों के अंदर जीवन पनपता रहता है और जीवन काटना पड़ता है, तो उसके बारे में बताया गया, तो उसको अपन पढ़ते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास त्यागपत्र कब 1937 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये उपन्यास मृणाल की दर्द भरी कहानी के माध्यम से तत्कालीन समाज, यानी कि जो मृणाल का जो दुख है उस समय समाज में क्या था, वो मृणाल का जो दुख है व्यक्त करता है। नारी जीवन की त्रासदी, नारी जीवन के अंदर दुख, सामाजिक रूढ़ियां और व्यक्तिगत संघर्षों का मार्मिक चित्रण करता है। व्यक्तिगत दुख, उसके अंदर जो जीवन में व्यक्तिगत कितने दुख है, सामाजिक रूढ़ियां, समाज में क्या रूढ़ियां, जैसे कि आप समझ सकते हो अपने समाज में रूढ़ी है कि किसी भी लड़की की शादी होगी, उसके बाद में
बच्चा हो गया एक और उसके बाद हस्बैंड की डेथ हो गई, तो आजकल तो चलता है, पर प्राचीन समय में नहीं होता था। फिर उसको अपने जीवन के 80 साल वहीं बिताने होते थे यदि हस्बैंड की डेथ हो जाती है। व्यक्तिगत संघर्ष और उसको समाज से उसने कौन-कौन सी लड़ाई झगड़े की, किस प्रकार से उसने समाज की बातों को नहीं माना, समाज के द्वंद्वों को तोड़ा, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए पहला, नारी जीवन की त्रासदी। नारी जीवन की त्रासदी। त्याग पत्र 1940 के दशक के भारतीय समाज में नारी की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। त्याग पत्र ये 1940 के दशक में जो भारतीय नारी थी, नारी की क्या-क्या स्थिति थी, उसके बारे में बताता है। मृणाल एक स्वतंत्र विचारधारा वाली महिला है। मृणाल कैसी है? स्वतंत्र है, उसको वो किसी की रोक-टोक में कार्य करना नहीं चाहती है। जो समाज के बंधनों में जकड़ी हुई है, उसे आदर्श नारी बनाने के नाम पर कठोर अनुशासन में रखा जाता है। उसे कहते हैं कि आप जब घूंघट रखोगे या मर्यादा में रहोगे तो अच्छा रहेगा, समाज का नाम होगा। इस प्रकार से उसको बहुत सारी ऐसी चीजें उसके ऊपर थोपी जाती है और उसको अनुशासन के नाम पर उसके साथ धोखा किया जाता है। उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है जो उसे त्याग देता है। उसकी जो शादी है तो एक बुढ़े व्यक्ति से होती है और उसे वो त्याग देते हैं। मृणाल की कहानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा दमित महिलाओं की पीड़ा का प्रतीक है। यानी कि अपने समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, उसके बारे में बताया कि जो नारी जीवन की त्रासदी 1940 के दशक में क्या-क्या मृणाल के साथ में व्यतीत हुई घटना, उसकी एक जैसे अपने आजकल होता है, आजकल तो सब पैसे का खेल है। लड़की 20 की, लड़का 45 का, लड़के के सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, डील डन। अब लड़की 20 साल की, ये पेरेंट्स नहीं, आजकल लड़कियां खुद एक्सेप्ट कर रही है। लड़की 20 साल की, लड़का 45 साल का, सरकारी नौकरी, ओके डन। अब देखिए इसकी सगाई वगैरह शादी हुई। अब जब ये लड़की हुई, अपने लड़के शादी के बाद में 2 साल बाद बच्चा हुआ, यानी कि आप मान सकते हो कि जब ये 60 साल का रिटायरमेंट होगा तब अपन मान सकते हैं इसका बच्चा 12वीं पास करे। तो फिर लड़की की एज क्या हो जाएगी? 30-32 या 40 साल। जब लड़की 40 साल की होगी तो ये 70 साल का हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा अपने एज का गैप भी होता है, तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। अगला, सॉरी, दूसरा तीसरा पॉइंट, पवित्रता का प्रश्न, सामाजिक मान्यता है। यानी कि किस प्रकार से वो अपने जो लोगों के अंदर पवित्रता और किस प्रकार से समाज की जो मान्यता है उसके बारे में बताया है। तो पवित्रता का प्रश्न, ये उपन्यास समाज की शारीरिक पवित्रता और पाप पुण्य की संकीर्ण अवधारणाओं पर सवाल उठाता है। महिला शारीरिक पवित्रता की बजाय मानसिक पवित्रता में विश्वास करती है। अब हमारे समाज में सिर्फ एक ही है कि एक बार शादी हो गई तो दूसरी बार शादी नहीं करनी चाहिए, एक बार जो व्यक्ति मिल गया तो उसके साथ में संबंध बनानी चाहिए। तो वो कहती है कि अपने शरीर पवित्र होने से ज्यादा अपना मन है वो पवित्र होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जो बुद्धि का विकास होगा जिससे व्यक्ति अपना अच्छा कुछ कौशल विकसित कर पाएगा। अगला, सामाजिक मान्यताएं और रूढ़िवादिता। समाज के नियम व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। यानी कि हमारे समाज में इतनी रूढ़िवादी है कि समाज के इतने नियम है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं घूम सकता। समाज के डर से मृणाल को मायके में भी शरण नहीं मिलती है। यानी कि मृणाल के घर वाले भी उस बात को नहीं मानते कि भाई के तू यहाँ आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समाज हमें क्या कहेगा। ससुराल से टूटी तो मायके से तो आप ही में टूट गई थी। वो कहते हैं कि जब ससुराल से टूट गई, यानी कि मेरा संबंध अब ससुराल से नहीं है, इसका मतलब अब मुझे यदि ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करे, इसका मतलब मायके वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। ये अपनी समाज के अंदर जरूरी है। चौथा, व्यक्ति का आत्म संघर्ष, यानी कि वो खुद कितना संघर्ष करती है, इसके बारे में क्या राय, क्या बताया गया है।
देखिए, व्यक्ति का आत्मसंघर्ष। व्यक्ति का आत्मसंघर्ष। उपन्यास में मृणाल और प्रमोद दोनों ही आत्मसंघर्ष से जूझती है। मृणाल समाज की यातनाओं को सहते हुए भी अपने मूल्यों के लिए लड़ती है, जबकि प्रमोद सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच जूझता रहता है। अब देखिए, प्रमोद और मृणाल है वो दोनों ही समाज की रूढ़ियों से, क्योंकि जो प्रमोद है वो उसका बुआ को नहीं ले सकता है, बुआ को लेके नहीं जा सकता, क्योंकि समाज ने उनके अंदर इस प्रकार से थीम है वो व्यक्त कर दी है। और मृणाल है उसके उसमें भी समाज ने इस प्रकार की थीम बना दी है कि अब आप समाज से नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। परंतु जो प्रमोद होता है वो समाज जो कहता है उन बातों को मान लेता है, जबकि मृणाल है समाज की चीजों को क्या करती है, विरोध करती है। प्रमोद का अंततः जज पद से त्याग पत्र देना उसके आंतरिक संघर्ष और सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय अपने नैतिक मूल्यों को चुनने का प्रतीक है। अब वो कहता है कि मैं जज होने के बाद भी मैं मेरे विभाग का भला नहीं कर पाता हूँ, तो वो अपने जो जज का पद होता है उसको त्याग देता है, त्याग पत्र, इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया। अगला, पारंपरिक नारी संबंधी दृष्टिकोण का खंडन। यानी कि परिवार में नारी के प्रति जो किस प्रकार का जो अपना दृष्टिकोण है और संबंधों का चित्रण। मृणाल पारंपरिक असहाय नारी के मिथक को तोड़ती है, यानी कि महिलाओं और जो महिलाएं जो समाज के अंदर असहाय महसूस करती है, अकेलापन महसूस करती है, इस प्रकार के मिथक यानी इस प्रकार के जो अपने पुराने नियम बने हुए उनको वो तोड़ती है। वो मुख विद्रोह और अपने आचरण के माध्यम से समाज की खोखली मान्यताओं का विरोध करती है, यानी कि मुख विद्रोह वो शांत रहती है और शांत रह के इन चीजों का विरोध करती है। वो किसके माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से। मानवीय संबंधों का यथार्थ चित्रण। मृणाल को पति, कोयले वाले और परिवार से केवल विश्वासघात मिलता है। अब देखिए, वो कहते हैं कि मानवीय संबंधों का यथार्थ चित्रण, यानी कि इस पाठ के अंदर बताया जिस व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को जो चाहिए होता है वो मिलता नहीं है। तो मृणाल को पति के रूप में कोयले वाला व्यक्ति और परिवार से केवल क्या मिला है, विश्वासघात मिला है। उसके परिवार वाले उसकी बात को मानते नहीं है। प्रमोद उसे स्नेह देता है। अब प्रश्न है कि मृणाल को स्नेह कौन देता है, तो मृणाल को अत्यधिक स्नेह है वो किसके द्वारा दिया गया, उसके भतीजे प्रमोद के द्वारा दिया गया। लेकिन सामाजिक भय के कारण उसकी प्रत्यक्ष सहायता करने में असमर्थ रहता है। वो बुआ का पक्ष लेता है, परंतु समाज की इस प्रकार की रूढ़ियों के कारण वो बुआ का जो प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। 7वां, समाज की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। अब देखिए, समाज की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। अब समाज की व्यवस्था पर क्या, जैसे कि देखिए, कोई स्त्री है वो स्वतंत्र रूप से अच्छे समाज में रहना चाहती है, अच्छी जगह रहना चाहती है, परंतु उसको एक भगदड़ वाले गंदे लोगों के साथ में, जिनकी बुद्धि वो नीच बुद्धि, उनके साथ में रखा जाता है, तो ये सारा उचित नहीं है और जीवन की सार्थकता। अगला देखिए, समाज की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। मृणाल आत्मनिर्भर बनना चाहती है। मृणाल है वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन समाज उसे प्रताड़ित कर गंदी बस्ती में रहने पर मजबूर करता है। उसे वो बाहर जाने ही नहीं देता है। पर्दा प्रथा इस प्रकार से है कि मृणाल घर से बाहर जा ही नहीं सकती। जहां पर गरिमा के साथ जीवन जीकर तथाकथित सभ्य समाज की खोखली नैतिकता और दोहरे चरित्र पर तीखा सवाल उठाती है। वो कहती है कि जब पुरुष समाज से बाहर जा सकता है तो महिलाएं समाज से बाहर क्यों नहीं जा सकती, महिलाएं अपनी जो कौशल के अनुसार क्यों कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार के मुद्दे वो कौन उठाती है, ये मुद्दे मृणाल उठाती है, क्योंकि मृणाल जो अच्छे शहर में जाना चाहती है, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहती है, अच्छे लोगों से परिचित होकर अपना अच्छा व्यवसाय करना चाहती है, परंतु ये समाज है उसको गंदी बस्तियों में रखता है और इस प्रकार से वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, परेशान होती है और इन चीजों का, समाज के खोखले नियमों का विरोध करती है। जीवन की सार्थकता का प्रश्न। मृणाल संघर्षपूर्ण जीवन जीती है, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। प्रमोद भी सामाजिक अपेक्षाओं को त्याग पत्र सन्यासी बन जाता है। उपन्यास पाठकों को व्यक्तिगत नैतिकता का चिंतन करने के लिए प्रेषित करता है। अब देखिए, मृणाल संघर्षपूर्वक जीवन जीती है और प्रमोद है वो एक सन्यासी के रूप में समाज के सारे बंधक होते हैं उनको तोड़ने का प्रयास करता है। 5 प्रश्न। अब ये एक प्रश्न करो, ऐसे और 4 प्रश्न आएंगे, इनमें से आपको कोई एक
सॉरी 3 करने, 5 में से 3 करने। दूसरा क्वेश्चन, अपनी खबर लेख के आधार पर तत्कालीन समाज की बुराइयों पर प्रकाश डालिए। अपनी खबर लेख के आधार पर उस समय समाज में कौन कौन सी बुराइयां थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो अपनी खबर नामक आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की सर्वाधिक चर्चित कृति है, जिसमें उन्होंने बेबाक होकर अपने जीवन की कड़वी सच्चाइयों के साथ साथ तत्कालीन समाज की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नैतिक पतन में अनेक बुराइयों को उजागर किया। अपन ने पहले ही पढ़ा कि किस प्रकार से समाज के लोग दारू मांस पीते खाते थे, जुए खेलते थे, किस प्रकार से उनको उनके समाज में बेचने की प्रक्रिया थी, इसके बारे में। तो उन्होंने धर्म के नाम पर, यानी कि धर्म को अब लोग मानते नहीं, वो कहते मेरे भाई के बाद वाली पीढ़ी है वो धर्म को बहुत ही कम मानती है। सामाजिक, इन समाज में क्या स्थिति है और सांस्कृतिक हमारे पुराने रीति रिवाज क्या रहे, और नैतिक पतन यानी कि लोग है वो गलत आचरण करे। कैसा आचरण करे? गलत आचरण, गलत आचरण। धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियां। अब धर्म के धार्मिक कौन कौन से अंधविश्वास थे और कौन कौन सी रूढ़ियां थी, इसके बारे में। उग्र जी के जन्म के समय अंधविश्वासों के चलते परिवार में कोई खुशी नहीं मनाई गई। उन्हें जनते ही बेच देने की सलाह दी गई, जिसके कारण उनका नाम बेचन पड़ा। यह समाज में व्याप्त अमानवीय अंधविश्वासों को दर्शाता है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उग्र जी ने स्वयं को शूद्र घोषित किया, जो ब्राह्मणवादी पाखंड और खोखले जातिवाद पर एक तीखा प्रहार था। वो अंधविश्वास और रूढ़ी, यानी प्राचीन समाज में ये रूढ़ी थी कि उनको जब पैदा होते ही क्या कर दिया जाता था? बेच दिया जाता था। तो वो जाति तो उनकी ब्राह्मण है, तो भी उन्होंने खुद को शूद्र के बराबर माना। वो कहते हैं कि शूद्र समाज में भी ऐसा नहीं होता, जो हमारे ब्राह्मण समाज ऐसा माना गया कि जन्म के समय बच्चे को क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। तो उन्होंने समाज पर है वो तीखा प्रहार किया है। अगला है पारिवारिक विघटन और नैतिक पतन, यानी कि परिवार का किस प्रकार से पतन होता है। तो वो कहते हैं कि यदि अपनी एक अंगुली खराब है तो उसको आप काट दीजिए, बाकी वाली अंगुलियां खराब नहीं होगी। परंतु इनके भाई को इनके परिवार वालों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद में क्या होता है? पारिवारिक विघटन और नैतिक पतन। उग्र जी के बड़े भाई का जुआ खेलना, शराब पीना और परिवार की संपत्ति को नष्ट करना नैतिक पतन का प्रतीक है। यानी कि उग्र का जो बड़ा भाई थे वो शराब पीते थे, उसके साथ में वो अपने जुआ खेलता था, संपत्ति को नष्ट करता था, पैसों को दाव लगाता था, जिससे ये एक गलत आचरण था, जिससे उनके परिवार का क्या हो रहा था? विघटन हो रहा था, परिवार टूट रहा था। घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तत्कालीन दयनीय स्थिति को दर्शाता है। आज से उस समय भी महिलाओं के साथ में इस प्रकार का गलत व्यवहार होता था, क्योंकि शराब पीने के बाद में वो गलत व्यवहार करता था, जो उनके दयनीय स्थिति को बताता है कि महिलाओं की स्थिति पहले भी खराब थी। रामलीला मंडलियों में व्याप्त भ्रष्टाचार धार्मिक संस्थागत संस्थानों के नैतिक पतन का उजागर करता है। रामलीला मंडलियां होती है, अब देखो, अब अपन मान सकते हैं कि जैसे राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है, तो उसके सीसीटीवी जो कैमरे वगैरह जो फोटोज थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिए। क्यों? वो जो मंदिर के अंदर जो धर्म के ठेकेदार है, चोरी उन्होंने की है, बस वो बता नहीं रहे। तो रामलीला में जितना पैसा वगैरह लगता था वो सारे उसके अंदर भ्रष्टाचार करते। तो ये सारी की सारी गलत चीजें। सांप्रदायिक कट्टरता, एक मुस्लिम मौलवी द्वारा हिंदू देवताओं का अपमान, सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक अविष्णुता को दर्शाता है। अब देखिए, धर्म, एक धर्म ये नहीं कहता कि अपन को दूसरे धर्म की क्या करनी चाहिए? दूसरे धर्म से नफरत करनी। एक धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म से क्या करनी? नफरत। अब एक जैसे कि हिंदू है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू धर्म सर्वोपरि, मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम कहेगा कि मुस्लिम धर्म सर्वोपरि, हिंदू नहीं। तो अपन को इस प्रकार का विचार नहीं रखना चाहिए। जैसे आप मान सकते हो जैन धर्म। जैन धर्म दुनिया का सबसे सर्वोच्च धर्म क्यों है? क्योंकि जैन धर्म ने आज तक किसी धर्म पर कोई फालतू टिप्पणी वगैरह नहीं की। जैन जो धर्म है वो सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं, अपना बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अगला, अपनी खबर, असमानता, आर्थिक अभाव और शिक्षा में भेदभाव। प्राचीन समय में ये भी होता था। असमानता, आर्थिक अभाव, शिक्षा में भेदभाव।
सामाजिक असमानता और आर्थिक अभाव। उग्र जी के बचपन में ही गरीबी और आर्थिक अभाव समाज में व्याप्त असमानता को दर्शाते। उग्र जी के बचपन में गरीबी, एक तो गरीबी थी और समाज में इनका व्याप्त जो असमानता थी उसको बताता है। रामलीला मंडलिया में काम करने वाले गरीब कलाकारों के निर्मम शोषण श्रमजीवी वर्ग की लाचारी को उजागर करता है। यानी कि रामलीला का जो कार्यक्रम होता था उसके अंदर जो पहले से व्यक्ति इंक्लूड है वो हमेशा आगे बढ़ते जाते थे और गरीब लोग ज्यादा कार्य करते थे, उनका क्या हो जाता था, शोषण होता था। यानी कि इसका मतलब प्राचीन समय में भी धर्म के नाम पर धर्म को धंधा बनाया गया था। शिक्षा में भेदभाव और संकीर्णता। मिशन स्कूल में मौलवी का हिंदू छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण और संकीर्ण व्यवहार शिक्षा के क्षेत्र में भी धार्मिक कट्टरता के प्रभाव को उजागर करता है। यानी कि एक मौलवी जी का जो स्कूल था, मिशन स्कूल, उसके अंदर हिंदू छात्रों के प्रति भेदभाव होता था। तो ये भी अपन को दर्शाता है कि हिंदू छात्रों को नहीं पढ़ाना तो ये एक धर्म के लिए अच्छा नहीं है, या कोई एक अच्छे जो एक विकासशील राष्ट्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अगला, निष्कर्ष एवं अंतिम विश्लेषण। निष्कर्ष, अपनी खबर तत्कालीन सामाजिक बुराइयों का एक अत्यंत जीवन और साहसी चित्रण प्रस्तुत करती है। लेखक ने अत्यंत ही रोचक भाषा शैली में हमारी सामाजिक विषमताओं और पारिवारिक माया मोह को अभिव्यंजित किया है। लेखक ने क्या किया, सामाजिक विषमता यानी कि समाज के अंदर जो विषमताएं है, एक तो विषमताओं को बताया, इसके साथ में लेखक ने क्या बताया, तो सामाजिक विषमताओं के साथ में पारिवारिक माया मोह यानी कि हमारे परिवार के साथ में किस प्रकार से लड़ाई झगड़े होते इसके बारे में। इसके अंतर्गत जहाँ एक और लेखक ने अपने बचपन की संघर्षपूर्ण जिंदगानी यानी कि उनके जो बचपन में किस प्रकार से संघर्ष उनको करना पड़ा उसके बारे में बताया है और बचपन का कच्चा चिट्ठा है वो प्रस्तुत किया है। वहीं दूसरी तरफ अपने आसपास जनजीवन की कमजोरियां और सांप्रदायिक कट्टरपंथ की ओर इस पर संकेत किया है। यानी कि किस प्रकार मौलवी जी है वो अपने मिशन स्कूल में हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाते, किस प्रकार से सांप्रदायिक जो मतभेद होता है, दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और एक तो परिवार का और एक सांप्रदायिकता। अगला 7वां क्वेश्चन, पूस की रात। 7वां प्रश्न, पूस की रात प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी कहानी है, इसका प्रतिपादन करते हुए इसकी समीक्षा कीजिए। अब देखिए प्रश्न ये आया, इसका मतलब पूस की रात आपका पूरा क्लियर, ये प्रश्न आया, इसका मतलब पूस की रात आपका पूरा पूरा अध्याय वो क्या हो गया आपका पूरा पूरा, जो इसके अंदर जो प्रश्न आएंगे सारे सारे वो प्रश्न इसलिए क्योंकि पूस की रात याद आएगा, इसकी व्याख्या दीजिए या इसका आप सार लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आएगा, या पूस की रात में क्या बताया गया है, उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद पूस की रात हिंदी साहित्य के एक कहानीकार है जो यथार्थवादी दृष्टिकोण को ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करते हैं। यानी कि पूस की रात में जो ग्रामीण जीवन के जो गरीब लोग हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में बताती है। तो लेखक परिचय और कहानी की विवेचना। प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्मी गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका जीवन गरीबी और संघर्षों से भरा हुआ था जो उनके साहित्य में झलकता है। उन्होंने आम जीवन की पीड़ा को गोदान, गबन, कफन और पूस की रात जैसी रचनाओं को व्यक्त किया। यानी कि प्रेमचंद का जो जीवन है वो गरीबी में व्यक्त हुआ, इसलिए प्रेमचंद जी ने भी यही चाहा कि मैं हमेशा क्या करूं, लोगों की मदद करूं और किस प्रकार से मैं एक दूसरे की लोगों की मदद करके मैं बेहतर कर सकता हूं। तो उनके मन में भी एक ख्याल था कि हमें किसी भी प्रकार से मतलब आम जन की जो समस्या है उसको क्या करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। आगे कहानी का विवेचन। कहानी का विवेचन, ये कहानी गरीब किसान की दयनीय स्थिति, सामाजिक शोषण, आर्थिक विषमताओं को चित्रित कर पाठकों को संवेदनशील बनाती है। यानी कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को लगेगा, यानी कि उनको वास्तविक जीवन के बारे में पता चलेगा कि हकीकत में यदि ऐसा हो तो इस प्रकार से कहानी को मतलब लिखा गया है जैसे अपन को खुद को उसके ऊपर रोना आ जाए। पूस की रात आप जब आप पढ़ोगे तो आपकी खुद की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब वर्ग को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि एक गरीब व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से अमीर लोगों के आगे कार्य करता है और अपना जीवन यापन करता है।
कहानी का कथानक हल्कू नाम। अब प्रश्न आ जाए कि इस व्याख्या जो पाठ में मुख्य पात्र कौन है, तो या ऐसे लिख सकते हो, या फिर प्रश्न आ सकता है कि इस कहानी में मुख्य व्यक्ति के या नायक के बारे में बताइए, तो हल्कू। इस कहानी का कथानक हल्कू नाम का एक गरीब किसान जो जीवन के चारों ओर घूमता है। एक ठंडी सर्दियों की रात में हल्कू को अपनी फसल की रखवाली करनी होती है। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है हल्कू और उसको अपने फसल की रखवाली करनी होती है। वो कंबल खरीदने के लिए पाई पाई जमा करता है, लेकिन उसे वो पैसे साहूकार सहना का कर्ज चुकाने में देने पड़ते। अब उसका जो साहूकार है वो क्या करता है कि उसने कर्ज लिया था। गरीब लोगों की स्थिति होती है, एक ईएमआई भरती है, उसके बाद दूसरी ईएमआई भरती है। उसको कर्ज लेने के लिए वहां से उसने पैसे लिए, फिर वापस चुकाए। कहानी हल्कू और उसके कुत्ते जबरा के संघर्ष को दर्शाती है। जब वे ठंड से बचने के लिए जो ठंड थी उससे बचने के अलावा जलाकर संघर्ष करते। अब वो पाठ में बताया गया कि किस प्रकार से वो उसका जो कुत्ता है जिसका नाम जबरा है और हल्कू, दोनों सर्दियों की रात में जो बहुत ज्यादा ठंडी रात है उसमें वो संघर्ष कर रहे, और संघर्ष कर करके जो आग है उसको जला करके वो अपना जो काम चला रहे। अलावा जलाकर नहीं है, आग जलाकर, आग जलाकर। कहानी का अंत निराशाजनक है, क्योंकि जब वो व्यक्ति कार्य करता है परंतु उसकी फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए उसका संघर्ष है वो व्यर्थ चला जाता है। लेकिन ये हल्कू की लाचारी और खेती छोड़ने के बाद मिलने वाले कृत्रिम सुकून के अजीब यथार्थ को दर्शाती है। यानी कि हल्कू की एक तो लाचारी है, मजबूरी है बेचारे की, और वो खेती छोड़ने के बाद मिलने वाली कृत्रिम सुकून को, अजीब यथार्थ को दर्शाती है। यानी कि वो कहता है कि इतनी मेहनत की उसके बाद में कुछ नहीं मिला, इससे बढ़िया है कि अपन खेती करना ही छोड़ दे। तो ये गरीब व्यक्तियों की जो स्थिति बताई गई है। अब इसके अंदर मुख्य व्यक्ति कौन कौन से हैं? पात्र, एक पात्र और चरित्र के मुख्य विशेषता और सामाजिक भूमिका। एक नंबर है हल्कू। कौन है हल्कू? कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है, एक गरीब शोषित किसान है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हल्कू। और ये किस प्रकार का, एक बहुत ही ज्यादा गरीब है वो किसान है, वो अपनी गरीबी और लाचारी से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी अत्यंत ईमानदार, संवेदनशील और दयालु है। यानी कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसके बावजूद भी वो ईमानदार है, अपने कर्तव्य पर डटे रहता है, और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा क्या है, दयालु है, उसको लोगों पर दया आ जाती है। हल्कू का चरित्र संपूर्ण भारतीय किसानों की दुर्दशा का जीवंत प्रतीक है। यानी कि जो हल्कू की स्थिति, अब जैसे कि अपने सरकार ने आंकड़े जारी किए, इसके अनुसार इस बार बारिश नहीं हुई, किसानों ने हल चला दी, इसके बाद जो स्थिति किसानों की होगी, जो हल्कू की थी वो सेम की सेम। तो ये बताया, यानी हल्कू का मतलब हर एक भारतीय किसान। अगला मुन्नी। मुन्नी वो हल्कू की पत्नी है। प्रश्न आ जाए कि हल्कू की पत्नी का नाम लिखी, तो क्या था? मुन्नी। जो अत्यधिक व्यवहारिक और समझदार है, यानी कि इसकी पत्नी है वो इसका हर एक कार्य में क्या करती है, मदद करती है, और उसकी भावनाओं को समझती है, एक एक पैसा इकट्ठा करके उसके बावजूद भी अपने हस्बैंड की मदद करती है। वो अपने पति की कठिनाई को समझती है और साहूकार को जबरन पैसे देने का विरोध करते हुए हल्कू को मजदूरी करने की सलाह देती है। वो एक साहसी महिला है। वो कहती है कि अपन दिन दिन मजदूरी करते हैं, फिर खेती करते हैं, या फिर आप जो अपना जो साहूकार था उसको आपने पैसे क्यों दिए? इस प्रकार वो अपने हस्बैंड का भला चाहती है। वो कहती है कोई मेरे हस्बैंड को, मेरे पति को किसी प्रकार की कोई सर्दी नहीं लगे, इसलिए वो कंबल लाने के लिए बोलती है। अगला है जबरा। जबरा हल्कू का वफादार कुत्ता है, जो उसका एकमात्र मुख्य साथी और रक्षक है। वो पूस की भयानक ठंड में हल्कू के साथ रहता है और फसल की रखवाली करता है। प्रेमचंद ने उसकी वफादारी को अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रित किया है। आज के समय में इंसान से ज्यादा वफादार कौन है? कुत्ता। तो हल्कू का जो कुत्ता था जिसका नाम था जबरा, जबरा बहुत ही एक वफादार कुत्ता है, जो हमेशा हल्कू की मदद करता है, हल्कू के साथ में चलता है, और उनके पास में कंबल के पैसे नहीं तो आग लगाकर, आग जलाकर उसके बाद में वो उसमें जो अपना जीवन यापन करते हैं। अगली है सहना। कौन है? सहना एक क्रूर और निर्दयी साहूकार है, जो हल्कू का कर्ज चुकाने के लिए दबाव डालता है। वो ग्रामीण शोषण और पूंजीवादी संवेदनहीनता के प्रतीक है, जैसे गरीब किसानों की ठंड या भूख से कोई सरोकार नहीं है। अब अगला है सहना। सहना एक साहूकार है, जो बहुत ही अमीर व्यक्ति है, उसके बाद में भी उसको गरीब लोगों से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, और अब उसको अपने जो
या काम करने वाला व्यक्ति, उसको ठंड लग रही है या भूख मरी है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं, उसको सिर्फ अपने पैसे की जरूरत है। अगला, समाज योजना। प्रश्न आ जाए कि इसकी तात्विक विवेचना कीजिए। प्रश्न आ जाए, तात्विक विवेचना का प्रश्न आ जाए तो ये सारा का सारा उसकी रात में लिख देना। अगला, संवाद योजना कि किस प्रकार का संवाद है। तो कहानी के संवाद अत्यंत सरल, स्वाभाविक और ग्रामीण बोल चाल के अनुकूल है। यानी कि इसके अंदर जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो हमारे सामान्य शब्द जो हिंदी के इसके साथ में अपने राजस्थानी या फिर जो उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो शब्द यूज होते उनका प्रयोग किया गया है। हल्कू और मुन्नी के बीच संवाद उनकी व्यवस्था को उजागर करते, हल्कू का जबरा के साथ एक पक्षीय संवाद उसकी गहरी संवेदना को दर्शाता है। अब इनका तीन का मुख्य संवाद होता है, एक हल्कू का होता है, एक मुन्नी का होता है और उनके बीच में जो एक पक्षी संवाद होता है वो किसका होता है। जो हल्कू हल्कू जबरा से संवाद करता है, हल्कू बोलता है, जबरा तो कुछ समझता नहीं, बस उसके साथ में उसकी मदद करता है, चलता रहता है। क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही। अब ये बात कौन कह रहा है, ये बात हल्कू कह रहा है, भाई जबरा तेरे को ठंड लग रही है नहीं लग रही। उसका अब कोई भी जवाब नहीं आएगा, बस वो उस चीजों को क्या करेगा, सुनता रहेगा, वो बोल नहीं सकता है। वातावरण और परिवेश। कहानी का वातावरण पूस की ठंडी रात का ऐसा जीवंत और भयावह चित्रण है जो कि पाठक भी उस कंपी को महसूस कर सकते हैं। यानी कि पाठ को इस तरीके से लिखा गया है कि जब आप इस कहानी को पूरा पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि वो सर्दी है, वो उसको हल्कू को नहीं लग के किसको लग रही है, हमें लग रही है। अगला है शीत ऋतु का जीवन चित्रण, पूस की रात का अंकन। पूस की रात का जो चित्रण किया गया, अंकन किया गया, उसके बारे में। शीत ऋतु का चित्रण, प्रेमचंद जी लिखते हैं, पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। यानी कि वो शीत ऋतु को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि हकीकत में लग रहा है कि अभी सर्दी पड़ रही, गर्मी। वो कहते हैं पूस की रात ऐसी थी, सर्दी की रात ऐसी थी जिसके अंदर तारे थे ना, उनको भी सर्दी लग रही थी, वो भी ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। हल्कू खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी फटी चादर ओढ़े कांप रहा था। अब पुरानी चादर और एक को ओढ़कर, और एक खटोला था पुराना, उसको ओढ़कर जो हल्कू है वो क्या कर रहा था, कांप रहा था, उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट के मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। अब उसका कुत्ता है, बेचारे जानवर, उनको भी सर्दी लग रही है, तो वो भी क्या कर रहा था, कू कू आवाज कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। ये दृश्य भारतीय ग्रामीण जीवन के सबसे भयानक और नग्न यथार्थता को पाठकों के सामने प्रत्यक्ष खड़ा करती है। अब भूखे पेट तो भजन होते नहीं, दोनों को एक भूख लगी हुई है, उसके बाद एक सर्दी लग रही है, और उसके बाद भी उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। उनका जो साहूकार है वो उनसे पैसे मांग रहा है, और ऐसी भयावह स्थिति में दोनों अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये भारतीय समाज के लिए क्या है, तमाशा है, क्योंकि सरकार इतने सारे डेवलपमेंट करी, उसके बाद में किसानों के बारे में कुछ भी नहीं कर रही। अगला है सेमिसी का, तो उसकी याद जो रात है इसका यथार्थवादी विवेचना, यानी कि हकीकत में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो आप इसको ग्रामीण जीवन की वास्तविकता। प्रेमचंद ने दर्शाया कि गरीब किसान के पास न तो पर्याप्त कपड़े है और न ही कोई गर्म स्थान, वो रात भर फसल बचाने के लिए खेत में ठिठुरता रहता है। यानी कि ग्रामीण समाज में आज भी, गांव में यही स्थिति। अपन कहते हैं कि आरक्षण क्यों देते हो, ये क्यों देते हो, भेदभाव अपन को लगता है सिर्फ सिटी तक ही अभी तक हटा है। आज भी गाँवों में वो पुराने वाला भेदभाव होता है। आज भी किसानों की सरकार कहते हैं कि हमने 2000 रुपए डाले, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि सरकार 2000 रुपए जो किसान निधि डालती है, उसके चक्कर में वो इतना मतलब केवाईसी वगैरह के लिए लोगों को गोते खाने पड़ते हैं। तकरीबन इसके आप समझ सको कि 2000 रुपए लेने के लिए लोग 3-3 हजार रुपए तक खर्च कर देते। कभी केवाईसी करवाते, कभी वहां जाते, कभी कि आज आपका अंगूठा सही नहीं, आज ये सही नहीं। तो ग्रामीण जीवन के जो लोग हैं उनके जीवन को यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला,
हल्कू हल्कू और जबरा का संघर्ष। अब दोनों ठंड में क्या करे, ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं और मनुष्य और पशु के बीच में जो गहरा एक आत्मीयता प्रेम है उसके बारे में और लाचारी की साझेदारी के बारे में बताया गया है। यानी कि एक तो एक इंसान है वो पशु के साथ में रह रहा है, ये तो एक तो वफादारी है दोनों की दोस्ती, दूसरा है कि लाचारी, एक व्यक्ति पशु के साथ में अपना जीवन यापन कर रहा है और एक जो जीव पशु है वो व्यक्ति के साथ और व्यक्ति पशु के साथ में कर रहा है, इसका मतलब दोनों की एक क्या है, मजबूरी है। वातावरण का प्रभाव और प्रतीकवाद। कहानी का वातावरण केवल ठंड की भयावह स्थिति दिखावा नहीं है बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय, आर्थिक विषमता और जमींदारी शोषण के काले साम्राज्य का प्रतीक है। अब आज के समय में आप देख सकते हो सारी चीजें वो प्राइवेटाइजेशन हो जा रही है, निजीकरण होता जा रहा है, लोगों को कुछ भी पता नहीं है, लोग सिर्फ अंधभक्त होकर मत देने में लगे हुए। सरकार अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही लोगों को कुछ भी पता नहीं। तो आज किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, एक दूसरे के साथ विषमता, अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है तो ये भारत के अमीर व्यक्ति के नाम, ये भी अमीर व्यक्ति के नाम, जैसे कि भारत में किसी ने 50 करोड़ का लोन लिया है, उसका तो सरकार विदेश भेज के या 4 साल की सजा देकर उसका वो लोन माफ कर रही है, जबकि भारतीय जो गरीब किसान है उसने यदि 10,000 लोन लिया तो भी उसका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है। अगला, यथार्थवाद। कहानी बिना किसी लाग लपेट के यथार्थवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देती है। प्रेमचंद ने यहाँ पर भी किसी प्रकार के झूठे आदर्शवाद या रोमांटिकवाद की परहेज किया, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई मजाक या किसी प्रकार कोई झूठी बातें नहीं, सारी जो किसानों की वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। अगला, उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य किसानों की लाचारी, जमींदारी शोषण और समाज की घोर आर्थिक विषमता के प्रति पाठकों को झकझोरना और संवेदनशीलता बढ़ाना। यानी कि इससे क्या होगा, जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके हृदय में भी यदि उसके दया है तो उसकी दया बाहर आएगी, वो गरीब लोगों के बारे में, किसानों के बारे में विचार करेगा, आवाज उठाएगा। तो इसका पाठ का उद्देश्य है कि भारत में आज जो गरीब लोगों के साथ में जो शोषण हो रहा है तो उस आवाज को उठाना उद्देश्य। निष्कर्ष। पूस की रात कथानक वातावरण, चरित्र और यथार्थवाद शिल्प की दृष्टि से हिंदी साहित्य की एक कालजयी कहानी है जो सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक शक्तिशाली साहित्य उपकरण के रूप में आज भी उतनी प्रासंगिक है। यदि अपन समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें तो, और किसानों की अपन को दशा लोगों को हकीकत बतानी हो तो पूस की रात जब कहानी पढ़ाएंगे तो बच्चों को, लोगों को लगेगा वास्तव में किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा क्या है, भयानक है। अगला है तीसरा, 8वां प्रश्न। अमृतसर आ गया। इसमें अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से स्थिति के बारे में बताता है कि पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे, उसके बाद में जब दोनों अलग हुए, एक तरफ तो खुशी थी कि दोनों अलग हो रहे, दूसरी तरफ ये चिंता थी कि ट्रेनें आ रही थी, जलाया जा रहा था, सामान जलाया जा रहा था, एक दूसरे देशों का लड़कियों को भगा कर लेके जा रहे थे, जबरदस्ती धर्म रूपांतरण करवाया जा रहा था। तो लोगों के सामने जो समस्या आई है उसके बारे में। भीष्म साहनी की कहानियों की संवेदना का स्वर सामाजिक विसंगतियों के प्रति तीखा व्यंग के रूप में व्यक्त हुआ और भारत और पाकिस्तान के जो बीच का जो विभाजन हुआ था उस समय की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो कथानक और पात्र तथा चरित्र चित्रण। कथानक। कहानी का कथानक विभाजन की त्रासदी और लाहौर से अमृतसर आ रही रेलगाड़ी में मुसाफिरों के आधे दिन और आधे रात के सफर का आधारित है। यानी कि किस प्रकार से लोग रात को बैठते हैं और किस प्रकार से सुबह आ जाते हैं भारत, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान वाले भारत जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। भय, आशंका, कौतूहल और संशय विकास अंत में अत्यंत भयानक रूप प्रकट होता है। यह सुगठित और व्यवस्थित कथानक पाठकों को अंत तक जोड़े रखता है।
यानी किस प्रकार से जब वो ट्रेन में बैठते हैं, रेल में बैठते हैं, उनको भय लगता है, आशंका होती है कि कोई मारेगा, उनके बीच में खुशी का माहौल होता है, एक दुख का माहौल होता है, उसके बारे में बताता है। ट्रेन कहां से आ रही है? लाहौर से अमृतसर। अमृतसर पंजाब, ये अपने पाकिस्तान, और ये अपने बता रहा है भारत। पात्र तथा चरित्र चित्रण। मुख्य पात्रों में कथानक मैं, यानी लेखक खुद का कह रहा है, मस्त रहने वाला पंजाबी सरदार जी, 3 पठान, एक बुढ़िया और पेशावर का एक बाबू है। ये पात्र स्वाभाविक है, विशेषकर पेशावर के बाबू के मानसिक द्वंद्व और उसके चरित्र के आए हिंसक बदलाव के माध्यम से सांप्रदायिक जहर को उजागर किया गया है। अब देखिए वो कह रहा है कि एक तो मैं जो मस्त रहने वाला व्यक्ति, और मस्त रहने वाले एक लेखक के साथ में एक जो सरदार जी थे, कहाँ के? पंजाब की। इसके साथ में 3 कौन थे? पठान थे, और एक बुढ़िया थी, और एक पेशेवर का बाबू था। ये इतने लोग थे, कितने? तो एक लेखक, एक इसके साथ में एक सरदार जी 2, 3 पठान 5, एक 6, एक 7। इन 7 जने जो ट्रेन में आ रहे थे, एक साथ बैठे थे, इनकी बात हो रही। ये हम सब तो अच्छे थे, परंतु एक हम सब में जो व्यक्ति जो अलग था, वो कौन था? ये पेशावर का एक बाबू, जो हम सभी लोगों के बीच में क्या फैला रहा था? जहर फैला रहा था। आगे समाज योजना। अब किस प्रकार से पाठ लिखा गया है, किस प्रकार से पाठ के अंदर जो लाइनें वगैरह, कौन सी मुख्य लाइनें, वो समाज योजना। प्रस्तुत कहानी में सारे समाज संक्षिप्त, प्रभावपूर्ण, सरल और पात्रानुकूल है, जो कथानक को गति देते हैं। यानी कि पार्ट है वो संक्षिप्त में लिखा गया है, और बहुत ही शानदार और अच्छा लिखा गया है, और इस प्रकार से लिखा गया है कि लोगों को लगे कि हाँ ट्रेन आ रही है, हकीकत में कि लोग आग लगा रहे हैं, उस प्रकार से लिखा गया है। अब जैसे मैं कहूं कि आप मानो कि आपके आसपास ट्रेन, तो आप ऐसे आंखें बंद करोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ट्रेन आ रही है, या ट्रेन चल रही है, जो भी आपके मन में विचार आए। तो इस प्रकार से पाठ लिखा गया है कि वो चीजें लोगों को लगे कि वास्तविकता में हो रहा है। सरदार जी के समान को मस्त स्वभाव को दर्शाते, तो पठानों के समान उनके कठोर और निश्चित व्यवहार को उजागर करते। अब प्रश्न आ जाए कि अमृतसर आ गया है पाठ में, सरदार जी का व्यवहार कैसा? तो सरदार जी का मस्त मौला व्यवहार था, बिल्कुल भी शांत और सुशील था। इसके साथ में पठानों का व्यवहार था, वो पठान बहुत ही ज्यादा कोई बात को लेकर क्या थे? सीरियस थे, अर्थात बहुत ज्यादा क्या थे? कठोर थे और निश्चित व्यवहार वाले थे। पेशावर के बाबू के संवाद को उनके मन में भय, आशंका और अंत में उभरे सांप्रदायिक आक्रोश को प्रकट करते हैं। यानी कि पेशावर का जो बाबू था, उसको लग रहा था कि हमारे ऊपर गोली चल जाएगी, या फिर वो धर्म के ऊपर बातें कर रहा था। तो देखिए नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता हरामजादी, इस प्रकार से वो बोलता है। तथा पठानों का प्रत्युत्तर, पठान वापिस क्या उत्तर देते? ओ बाबू, बक बक न करो, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। अब देखिए ये जो पेशावर का बाबू है, वो कह रहे नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मार हरामजादे। तो वापिस वो पठान जवाब देते, ओ बाबू बक बक न करो, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। इस प्रकार से पाठ को लिखा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला है देश काल और वातावरण और भाषा शैली। इसकी भाषा शैली कैसी? विभाजन के समय लाहौर में अमृतसर से आ रही रेलगाड़ी का बंद डिब्बा, बाहर जलते शहर, लोगों को पसरा सन्नाटा और दंगों का भय वातावरण को अत्यंत सजीव और यथार्थवादी बनाता है। यानी इस प्रकार से पार्ट क्रिएट किया गया कि एक रेल का डिब्बा है, रेल के डिब्बे में बाहर शहर है, वो क्या हो रहे? जल रहे है, एकदम से सन्नाटा छाया हुआ है, और लोगों में भय है, किसका? दंगों का। इस प्रकार से पार्ट को लिखा गया है कि लोगों को लगे कि ये बात बिल्कुल क्या है? हकीकत है। पेशावर के बाबू द्वारा एक लाचार मुसाफिर पर छड़ से प्रहार करना। पेशावर का जो बाबू था, उसने एक जो मुसाफिर था उसके ऊपर एक छड़ थी, उससे क्या कर दिया? हमला कर दिया। उस काल में क्रूरता, सांप्रदायिकता और उन्माद के वातावरण को पूर्ण व्यंजना व्यक्त करता है। तो पहले ही कहा था कि जो पेशावर का बाबू था, वो बहुत ही ज्यादा खराब व्यक्ति था। तो उसने एक लाचार व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति था, या फिर एक व्यक्ति असहाय व्यक्ति था, जिस पर हमला किया। ये हमारे लिए, सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। अगला भाषा शैली। कहानी में भाषा पात्रों के अनुसार प्रयुक्त हुई है। पठानों की भाषा पश्तो मिश्रित टूटी हिंदी है।
निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। अब पठानों की भाषा उनके जो मिश्रित टूटी हिंदी के रूप में, निकल जाओ इधर से निकल जाओ, देखता नहीं है इधर जगह नहीं, यानी अपन कहते हैं जगह, उसको वो बोल रहे जगह। सरदार जी पंजाबी का प्रयोग करते हैं। लेखक ने वर्णात्मक, चित्रात्मक और लाक्षणिक व्यंग्यता शैली का सफल प्रयोग किया है। सरदार जी पंजाबी का यूज करते हैं, उसके बाद में पठान होते हैं वो मिश्री टूटी फूटी हिंदी का यूज करते हैं। इस प्रकार से इस पाठ को लिखा गया है। अगला, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य, तो उद्देश्य यही है किसी पाठ को, कि जब कोई देश विभाजित हो तो हमें सभी के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। लाचार व्यक्ति है, उनके आनंद नहीं लेके हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, और हमें किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ये अगला उद्देश्य, कहानी का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि सांप्रदायिक उन्माद और विभाजन की राजनीतिक त्रासदी किस प्रकार मनुष्य की हिंसक पशु बना देती है, जिसमें आपसी सहानुभूति और मानवीय संवेदना लुप्त हो जाती है। ये परस्पर सामंजस्य और भाईचारे को बनाए रखने का संदेश देती है। यानी कि हमें किसी भी प्रकार का ये विभाजन हो, परंतु आपसी भाईचारे को कभी कम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की त्रासदी और हिंसक है वो मनुष्य, यदि मनुष्य हिंसा करता है, इसका मतलब मनुष्य में और पशु में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, और हमें आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया कथानक देश काल और चरित्र के आधार पर एक बेजोड़ और उत्कृष्ट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कुटज से संबंधित। प्रश्न कह रहा है कि कुटज के जीवन में जीवन शक्ति कैसे प्रकट होती है। तो कुटज क्या है, महत्व और कुटज का पौधा। जीवन शक्ति की परिभाषा, द्विवेदी जी जीवन शक्ति को एक ऐसी आंतरिक शक्ति मानते हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, स्वाभिमान और दया के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। अब देखिए, एक जो जीवन शक्ति है वो आंतरिक शक्ति है। जीवन शक्ति होती है वो क्या होती है, एक आंतरिक शक्ति होती है, और इससे व्यक्ति यदि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति मन से हार गया तो कुछ भी करना संभव नहीं है, और यदि उसके मन में उसने ठान लिया कि मैं जीत जाऊंगा तो वो जीत जाएगा। तो यही कह रहा है कि उसके जो साहस है, स्वाभिमान है और दया है, ये सारा अपन को कौन देता है, आंतरिक शक्ति देती है। तो इसलिए कुटज है, उसके मन में एक साहस था कि मेरे नए पत्ते आएंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा, और उससे किसी प्रकार कोई ईर्ष्या या जलन नहीं थी। कुटज का पौधा, कुटज का पौधा एक इस शक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये पौधा हिमालय की शुष्क, नीरस और तपती शिवालिक पहाड़ियों की चट्टानियों चीरकर पाताल से अपना भोजन पानी खींच लाता है। अब देखिए, हिमालय बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, जैसे कि ये हिमालय की बहुत बहुत पहाड़ियां हैं। अब इस पर ये कुटज का पौधा है, तो यहाँ पर ये जमीन है, तो ये जमीन, यहाँ से वो पानी जाता जाता यहाँ से वो उस पौधे में आता है, तो भी वो इतनी मेहनत करने के बाद में भी उसे किसी प्रकार कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई आगे बढ़ने की होड़ नहीं है, और उसके अंदर आज भी साहस है कि मैं ये कर सकता हूँ। उसके अंदर स्वाभिमान है, वो किसी की लाचारी नहीं है, किसी के पैर नहीं छू रहा है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जलन नहीं है। तो इसका मतलब वो जो चीज है हमेशा आगे बढ़ेगी। ये भीषण गर्मी और सर्दी दोनों का सहन करते हुए हरा भरा और फूलों से लदा रहता है, और जो कुटज है ये किसी प्रकार का मतलब अपनी जो शिकायत है वो नहीं करता है। वो जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार जीने की कला उसके अंदर आ गई है। तो जीवन शक्ति कैसे प्रकट करती है, यानी कि हमें हर स्थिति में स्थिति के अनुसार बन के रहना चाहिए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आगे, मन पर नियंत्रण, स्वाभिमान और निष्कर्ष, यानी कि पहले पार्ट में यही कहा था इससे पहले कि व्यक्ति को मन पर नियंत्रण होना चाहिए, किसी की लाचारी नहीं करनी चाहिए, किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, किसी के चौकट पर जाकर माथा नहीं टेकना चाहिए, हुजूरी नहीं करनी चाहिए। तो मन पर नियंत्रण और असली सुख, द्विवेदी जी कहते हैं कि प्राणी प्राण को पुलकित करता है, सुखी वो जिसका मन वश में है, यानी कि प्राणी प्राण को पुलकित करता है। यदि व्यक्ति का मन ही शांत है तो वो व्यक्ति शांत रहेगा, उसका जो जीवन अच्छा निकलेगा। सुखी वो है जिसका मन क्या है, वश में। कुटज कभी किसी अमीर या सत्ता के सामने चापलूसी या दुम नहीं हिलाता, वो अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि बड़े पेड़ है उनके सामने
हम हाथ जोड़े या बड़े पेड़ है उनको माफी मांगे, इस प्रकार से नहीं, वो अपने कार्य में लगा हुआ है कुटज। अब यहाँ पर कुटज पौधा नहीं बोल रहा, पर ये कह रहे कि हिमालय की पहाड़ियों में वो पौधा वहां से जमीन से पानी आके छोक के जो सींच के बड़ा हो सकता है, तो व्यक्ति क्यों नहीं। निष्कर्ष, कुटज का जीवन हमें सिखाता है हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुटज का जीवन सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। दूसरों की हाँ हजूरी करने के बजाय अपने मन में संयम अकुंस रखकर विपरीत परिस्थितियों में गर्व, अविचल भाव और स्थिरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना ही जीवन की सच्ची जीत है। यानी कि हमें कुटज की तरह दूसरों की लाचारी नहीं करनी चाहिए, किसी की हाँ हजूरी गुलामी नहीं करनी चाहिए, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, अपने काम में डटे रहना चाहिए, एक दिन हम जरूर सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जो मॉडल पेपर था पूरा हुआ है, शायद 2-3 घंटे का वीडियो बना होगा। अब यदि आप इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अभी 4th सेम में 5th 6th सेम सार हो गए, तो हमारा एक ऐप है, ऐप का नाम है एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज। ऐप का नाम है एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज। अब इस सीरीज में क्या है, आपको मात्र 50 रुपए में, कितने रुपए में, 50 रुपए में क्या मिलेगी, जो अभी मैंने समझा इस प्रकार से आपकी सारी सीरीज है, सारे पार्ट है, वो सीरीज की आपको मिलेगी ऑनलाइन पीडीएफ। सीरीज की क्या मिलेगी, पीडीएफ। पुराने साल के क्या मिलेंगे, पुराने साल के मिलेंगे आपको पेपर। इसके साथ में परीक्षा से पहले आपको क्या मिलेंगे, गैस पेपर। इस प्रकार से आपको काफी सारी सामग्री एक साथ मिलेगी। तो बिना देरी किए आज ये एग्जाम टॉपर का ऐप डाउनलोड करें, बाकी क्लासों के लिए एग्जाम टॉपर के साथ जुड़े रहे। और आपको कौन सी क्लासेस चाहिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।